तो लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से और मेथड से हम लोगों ने बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना देखा था। एंड वी हैव आल्सो सीन एसओपी मेथड, पीओएस मेथड है। हम लोगों ने दो मेथड सीखे थे, वन इज एसओपी मेथड और एक हम लोगों ने पीओएस मेथड देखा था। इन एसओपी मेथड और पीओएस मेथड में ही हम लोगों ने मिन टर्म और नेक्स्ट टर्म के बारे में बात की थी। तो आज की डेट में हम किसी भी मतलब एसओपी के लिए या किसी भी प्रिडिक्टेबल के लिए हम लोग मिन टर्म और नेक्स्ट टर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा था सर कि चाहे आप एसओपी से रिप्रेजेंट करें, चाहे आप पीओएस से रिप्रेजेंटेशन करें, रिप्रेजेंटेशन इज सेम। मतलब दोनों की आउटपुट की जो वैल्यू है वो सेम रहती है सर फॉर बोथ द मेथड्स। चाहे आप कोई सा भी मेथड यूज कीजिए, चाहे आप एसओपी मेथड यूज कीजिए, चाहे आप पीओएस मेथड यूज कीजिए, है ना। तो ये सब चीजें अपन लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी। अब आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है दैट इज के मैप। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसके बारे में हम लोग सब चीज़ें देखेंगे आराम से कि कैसे कैसे के मैप को ड्रॉ करते हैं और के मैप का यूज़ क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो के मैप, इसी का फुल फॉर्म होता है कॉर्नॉक्स मैप। साइंटिस्ट का जो नाम था दैट इज कॉर्नॉक्स, कॉर्नॉक्स मैप। ठीक, तो ये हम इस बारे में बात करेंगे सर। पहला तो सर ये कि व्हाट इज व्हाई के मैप इज यूज्ड। देखो क्या होता है कि आप लोगों ने जब बूलियन अलजेब्रा सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि किसी भी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज अगर मुझे करना है तो उसमें क्या होता है सर, मुझे बार बार प्रॉपर्टीज लगानी पड़ती हैं। प्रॉपर्टीज लगाने के साथ में क्या होता है कि कभी कभी सर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ऐसा समझ में नहीं आता सर कौन सी प्रॉपर्टीज लगेंगी या नहीं लगेगी। तो रिडक्शन, मिनिमाइजेशन मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन को की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं के मैप। ठीक, तो मेन जो बूलियन एक्सप्रेशन मतलब जो बेसिकली जो मिनिमाइजेशन है बूलियन एक्सप्रेशन का, वो ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी को रिडक्शन करने के लिए के मैप का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो के मैप कैसे होता है, क्या नहीं होता है, वो सारी बातें हम लोग एक एक करके करेंगे। देखो यार, के मैप में क्या है, के मैप में सबसे पहले थ्योरी है वो एक्सप्लेन, उसको एक एक उसके जो मेथड्स हैं, एक एक जो उसके रूल्स हैं वो समझ पाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करेंगे, एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज, सारे रूल्स इसको समझेंगे। तो आज की क्लास जो है लगभग आपकी थ्योरेटिकल रहने वाली है, तो ध्यान से सुनना, बोर मत हो जाना। एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज में समझते चलेंगे। जो प्रॉपर्टी आपको समझ में नहीं आएगी वो मुझे बताना, मैं दोबारा फिर से आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले शुरू करते हैं, है ना। ठीक, चलो तो सबसे पहले के मैप जो है इसको यूज करते हैं, यूज टू मिनिमाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन। ये देखो अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मिनिमाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन विद आउटपुट 0, 1 एंड डोंट केयर। अब ये डोंट केयर क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा अभी, सिर्फ आपको ये 0, 1 याद समझो। ये दिस एक्स इज कॉल्ड एज डोंट केयर टर्म। ये क्या चीज है, आई विल एक्सप्लेन इट, है ना। तो अभी सिर्फ 0, 1 को ध्यान रखो। मतलब सर ये कि के मैप का जो यूज करते हैं बेसिकली वो लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए, जहाँ पे आउटपुट की वैल्यू 0, 1 हो और डोंट केयर हो। दूसरी बात, इस के मैप को में ग्रे कोड का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रे कोड इज यूज्ड इन एंट्रीज ऑफ के मैप। अभी ग्रे कोड को सब क्यों इस्तेमाल किया जाता है वो के बारे में बात करेंगे। और सर जो एक फंडामेंटल रूल यूज किया जाता है के मैप के लिए, वो रूल यूज किया जाता है, रूल जिससे कि हम अपने लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं कि ए अल्फा प्लस ए अल्फा बार। तो मुझे बताओ कि ये मिनिमाइज होकर क्या बचेगा, ए अल्फा प्लस ए अल्फा बार क्या बचेगा, ए। तो क्या क्या करेंगे, ए को कॉमन लेंगे, अल्फा प्लस अल्फा बार क्या हो जाएगा, 1। और उसका आंसर क्या मिलेगा, ए मिलेगा, है ना। वेयर ए एंड अल्फा आर बाइनरी
variables. Next is in an n variable K-map, there are 2 to the power n cells. Each cell corresponds to one combination of n variables. मतलब सर इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि अगर मेरा n वेरिएबल की मैप है तो कितने सेल्स होंगे? टू द पावर n सेल्स होंगे। अगर फॉर एग्जांपल सर मेरे पास में एक फंक्शन है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ a, b, c, तो यहाँ कितने वेरिएबल्स है? 3 वेरिएबल्स हैं। तो आपके के मैप का साइज क्या होगा? साइज ऑफ के मैप क्या होगा? 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8। अगर मेरे पास 2 वेरिएबल्स है तो साइज ऑफ के मैप क्या होगा? 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4। अगर मेरे पास 4 वेरिएबल्स है तो मेरे पास क्या होगा? 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16। मैं तीनों ड्रॉ करके दिखा देता हूँ किस तरह से तीनों के मैप बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले 4 वेरिएबल का बना देता हूँ, मतलब 2 वेरिएबल का बना देता हूँ। सर 2 वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है सर। कितने सेल्स बनेंगे? 4 सेल्स बनेंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, एक वर्टिकल लाइन खींच दी, 1 2 3 4। ठीक है, अब सर 2 वेरिएबल है तो जो एमएसबी होगा उसको मैं वर्टिकल लिख लूंगा और जो मेरा एलएसबी होगा उसको मैं हॉरिजॉन्टल लिख लूंगा। सर ऐसा कोई जरूरी है कि मैं चाहूँ तो मैं एलएसबी को, मैं एमएसबी को यहाँ कहीं भी लिख सकते हो। ये हर एक अपना एक कन्वेंशन होता है। मेरा कन्वेंशन ये है कि मैं एमएसबी को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में वर्टिकल लिखूंगा और एमएसबी को हमेशा, और जो जो एमएसबी को हमेशा वर्टिकल साइड में लिखूंगा, जो एलएसबीज होगी उनको राइट हैंड साइड लिखूंगा। मैं मान लेता हूँ y इज ए फंक्शन ऑफ a, b, तो a को मैंने यहाँ ले लिया, b को मैंने यहाँ ले लिया। तो मतलब b की एंट्रीज हॉरिजॉन्टल होंगी, a की एंट्रीज वर्टिकल होंगी, है ना। a की एंट्रीज वर्टिकल होंगी, b की एंट्रीज हॉरिजॉन्टल होंगी। तो सर b की वैल्यू दो हो सकती है 0 1। सर a की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1। ठीक है, तो अब ये वाले सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 0। इस वाले सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1। इस वाले सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 0। इस वाले सेल की क्या वैल्यू हो जाएगी? 1 1। इस तरीके से एंट्री होती है के मैप में। इसी तरीके से मैं 3 वेरिएबल के मैप के बारे में बात करूं तो y इज ए फंक्शन ऑफ a, b, c। तो सर यहाँ कितने सेल का के मैप बनेगा? 8 सेल का के मैप बनेगा। 8 सेल कैसे बन सकते हैं सर? सर वर्ड में 4 मैंने कॉलम बना लिए और 2 मैंने रो बना लिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सर यहाँ पे 4 एंट्रीज आनी है, तो आपको पता है सर कि कितने कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन आपके पास में यहाँ पे ओरिजेंटल में आने। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? एक आपको एमएसवी ए यहाँ रखना पड़ेगा, बीसी यहाँ रखना पड़ेगा। ए की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1। बीसी की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 0 0 1 1 1 1 0। बट आप ध्यान रखो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ग्रे कोड यूज होता है एंट्रीज ऑफ के मैप में, है ना। अब सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में 2 वेरिएबल हैं ए बी, और ये इनका क्या होगा? ग्रे कोड होगा। जरा तुम मुझे बताओ कि कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं? 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसका ग्रे कोड क्या होगा? 0 0। इसका ग्रे कोड क्या होगा? 0 1। इसका ग्रे कोड क्या होगा? 1 1। इसका ग्रे कोड क्या होगा? 1 0। ये मैं निकलवा चुका हूँ। ग्रे कोड कैसे निकालते हैं बहुत अच्छे से तुम लोग को पता है। अब यहाँ मुझे ये बताने से हमें ग्रे कोड निकालना नहीं आता। बेटा नहीं आता तो पुरानी क्लास देखो, है ना, उससे सीखो कैसे ग्रे कोड निकालते हैं। तो अब तुम देखो कि सर नॉर्मल बाइनरी अगर नंबर होता है तो एंट्रीज किस तरीके से होती है? 0 0 0 1 1 0 1 1। लेकिन ग्रे कोड में एंट्री कैसे होती है? 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ पे एंट्री किस तरीके से होगी? 0 0 0 1 1 1 1 0। ये बात सभी को समझ में आई बेटा? बेटा ये वाली बात सभी को समझ में आई? ये वाली बात सभी को समझ में आई है? कमेंट सेक्शन में बताओ। नहीं समझ में आई तो पूछो, फिर से बता दूंगा मैं एक बार। ठीक है, तो मैं बताता हूँ बेटा एक बार। देखो ध्यान से कि
कि ये देखो ध्यान से कि ग्रे कोड हमेशा एंट्री करते हैं हम अपने के मैप में। तो देखो अगर यहाँ पे भी 4 वेरिएबल होते तो अब ग्रे कोड, अब देखो ग्रे कोड कैसे निकालते हैं, 2 वेरिएबल, यहाँ पे कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल ग्रे कोड की वैल्यू क्या होती है, 0 0 के लिए 0 0, 0 1 के लिए 0 1, 1 0 के लिए 1 1, 1 1 के लिए 1 0। अगर नॉर्मली ये बाइनरी कोड होता तो मैं एंट्री कैसे करना शुरू करता, पहले 0 0 लेता, फिर 0 1 लेता, फिर 1 0 लेता, फिर 1 1 लेता। लेकिन ग्रे कोड में क्या है, 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0। सर ये तो बात समझ में आ गया कि यहाँ पे ग्रे कोड की एंट्री करनी है, बट सर क्यों करनी है वो बेटा बताऊंगा, तो थोड़ा सा वेट करो, अभी बताता हूँ। तो सर इस वाले जो मेरा बाइनरी ये वाला जो सेल है इसकी वैल्यू क्या है, 0 0 0। इस वाले सेल की वैल्यू क्या है, 0 0 1। इस वाले सेल की वैल्यू क्या है, 0 1 1। इस वाले सेल की वैल्यू क्या है, 0 1 0। इस वाले सेल की वैल्यू क्या है, 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0। इनका सर डेसिमल इक्विवेलेंट लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। देखो इसकी वैल्यू क्या है, 0, ये किसकी वैल्यू है, 1। दिस इज 2 है, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 2, this is 4, this is 5, this is 7, this is 6। ये बात सभी को समझ में आ गई बेटा। ये ध्यान रखना है, 0 1 2 3 डायरेक्टली नहीं है, 0 1 3 2 4 5 6 7 7 6। सर वाई सर ऐसा ये क्यों है, क्योंकि ग्रे कोड इस्तेमाल करते हैं। सर ग्रे कोड क्यों इस्तेमाल करते हैं वो भी बताने वाला हूं। चलो नाउ I will also write for 4 variable k-map. Four variable k-map. कितने वेरिएबल्स होंगे यहाँ पर, यार ये नोट पर दिक्कत कर रहा है क्या बार बार। बेटा मेरी वॉइस में लगा रहा है, मेरी वॉइस चलिए क्लियर आ रही है, ओके। यहाँ थोड़ा सा क्या है कि कॉलेज में हूँ तो कॉलेज में थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम है। वेट अ मिनट। नोटपैड क्यों परेशान कर रहा है। हाँ चलिए, सभी को नोटपैड शो हो रहा है, सभी को नोटपैड शो हो रहा है, ओके 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 ठीक। तो 4 वेरिएबल अगर मैं किਵੇਂ बनाऊंगा तो इस तरीके से। सर नोटपैड शो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है सभी को नोटपैड शो, मुझे नहीं हो रहा है सर। बेटा प्रिंस एक बार फिर से रिफ्रेश करो बेटा। अच्छा नहीं हो रहा है, और भी बच्चे बता रहे नहीं हो रहा है, रुको बेटा एक मिनट, मैं एक बार फिर से उसको अब सभी को हो रहा है बेटा, सभी को नोटपैड शो हो रहा है, सर हो रहा है, ठीक 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 ठीक। चलिए मैं यहाँ पर 4 टेबल के मैं बना लेता हूँ, ए बी सी डी। कितने सेल्स बनेंगे, 16 सेल्स बनेंगे, ठीक। सर ए बी की वैल्यू सर कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है सर, 4 वैल्यूज हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 आएगा या 1 1 आएगा, 1 1 आएगा क्योंकि सर ग्रे कोड यूज करते हैं के वेब में, 1 0। सी डी के लिए भी सेम 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। ये इस तरीके से वैल्यू आएगी। सर इस वाले सेल की वैल्यू क्या है, 0 0 0 0। इस वाले सेल की वैल्यू क्या है, 0 0 0 1। इस वाले सेल की वैल्यू क्या है, 0 0 1 1। इस वाले सेल की वैल्यू क्या है, 0 0 1 0। इस वाले सेल की वैल्यू क्या है, 0 1 0 0
इस वाले सेल के लिए वैल्यू क्या है 0 1 0 1, इस वाले सेल की वैल्यू क्या है 0 1 1 1 0 1 1 0, इस वाले सेल के लिए वैल्यू 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1। बेटा एक मिनट देखिए क्या बेटा क्या क्या हो गया। हाँ ये हो जाएगा आपका 1 1 1 0, दिस इज 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 और 1 0 1 0। इनके लिए वैल्यूज क्या क्या होंगी, इनके लिए वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ये 0 ये 1 ये 3 ये 2 4 5 7 6 8, sorry this is 8, this is 9, this is 10, this is 11। ठीक, and this is 12, this is 13, this is 14 और this is 15। देखो ये वैल्यूज फीड करना आप सभी को आना चाहिए कि सर केबीएम में कैसे एंट्रीज करते हैं, और केबीएम में एंट्री करने का तरीका क्या है कि सर हम लोग ग्रे कोड का यूज करते हैं। अब सर एंट्री किस तरीके से करनी है, सबसे पहले पहली रो से शुरू करो 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर पहले दो होंगी फिर लास्ट शुरू करो 8 9 10 11 12 13 14 15। सभी को समझ में आया। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, सर ग्रे कोड क्यों यूज कर रहे हैं, सर नहीं सर ऐसा ऐसा क्यों ही, सर ऐसा एंट्री करनी ही क्यों है, बेटा ये थ्योरम है, ये कोई डिवाइस नहीं है, ये कोई फिजिक्स नहीं है, ये थ्योरम है। थ्योरम अब पाइथागोरस थ्योरम में सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर के करते, क्योंकि उसने प्रूफ निकाला है कि जिससे भाई की एल्टीट्यूड प्लस बेस होता है उससे इनका इनका स्क्वायर का एडिशन कर दो हाइपोटेनस का हमें स्क्वायर मिल जाता है ना। अब ये उसने प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी। क्या विकास सर सेल की नंबरिंग कैसे की है, एक बार वो समझा दीजिए। मैं समझा देता हूँ। तो ये प्रूफ किया है, अब ये प्रूफ किया है तो अब उसके बाद ये नहीं है कि सर जब मैं हाइपोटेनस फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं बार-बार ये पूछूंगा कि हाइपोटेनस में क्या है, नहीं। एक बार थ्योरम कर दिया है उसने, अपनी ईज की थ्योरम प्रूफ की है, वो आपको फॉलो करना है। तो फिर से मैं एक बार सेल की मैं 4 वेरिएबल की मैप की एक बार फिर से आपको बता देता हूं, ध्यान से देखो। कोई सही नहीं आ रही है बेटा क्या सही नहीं आ रहा है, आपकी वॉइस सही नहीं आ रही है। बेटा सभी को मेरी वॉइस में दिक्कत आ रही है, क्लियर है सर। एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। बेटा एक बार जिनको दिक्कत आ रही है वो एक बार बेटा अपना एक बार क्या कहते हैं अपना एक बार नेटवर्क देखो, है ना, या एक बार इसको रिफ्रेश करके देखो, थोड़ा क्लियर हो जाएगा कंडीशन, है ना। चलिए तो मैं 4 वेरिएबल के मैप के लिए एक बार फिर से नंबरिंग बता देता हूँ, सभी लोग देखो ध्यान से। मैं एक y को फंक्शन मान लेता हूँ, y इज अ फंक्शन ऑफ a, b, c, d, जिसमें a मेरा MSB है, d मेरा LSB है, और मैं MSB को हमेशा वर्टिकल में लेता हूँ, ठीक है। तो सर 16 बनेंगे सेल्स, ठीक। ठीक, मैंने अपने दो यहाँ जाएंगे दो यहाँ जाएंगे, सर दो के 4 कॉम्बिनेशन यहाँ बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन यहाँ बनेंगे, तो टोटल सेल्स कितने हो जाएंगे 16, ए बी सी डी। अब सर नंबरिंग करने के लिए सर मुझे पता है कि यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रे कोड यूज करते हैं, 0 0 0 1 1 1 1 0। ये किसकी वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 0 0, ए बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 0 1, ए बी की यहाँ वैल्यू कितनी है 1 1, ए बी की यहाँ वैल्यू कितनी है 1 0। इसी तरह सी डी के लिए वैल्यूज आएंगी 0 0 0 1 1 1 1 0। ये किसकी वैल्यू है, अब ये सी डी की वैल्यू है 0 0 0 1 1 1 1 0। मतलब ये मान के चलो कि सर ये एक तरह का एड्रेस है, मतलब ये सर मेरा एक मोहल्ला है जिसमें ये डायरेक्शन के लिए सीडी यूज कर रहे हैं, ये डायरेक्शन के लिए यूज कर। अब ये सारे क्या है, ये सारे घर हैं, तो घर को बताने का तरीका कौन सा है, ये गली और इस गली का पहला घर, इस वाली गली का कोने का घर, तो ये मिला के मेरा क्या हो जाएगा, इसका एड्रेस हो जाएगा। सर सीलिंग से वो जो ब्लॉक के नीचे आपने ब्लू वर्ड्स में नहीं लिखा 0 1 3 2, ये नीचे वाले वर्ड्स वो बताऊंगा ना, वो बताऊंगा मैं बताऊंगा, बिकॉज़ एक मिनट देखो, पहले पूरा देखो एक बार। तो अब इस वाले सेल की वैल्यू क्या है, ए बी, क्योंकि आपकी एमएसबी तो पहले कौन से आएंगे, ये आएंगे 0 0 0 0,
ये वाला के बाद क्या हो जाएगा, ए बी पहले आएगा 0 0 0 1, ये वाला वैल्यू क्या आएगी 0 0 1 1, और ये वाली वैल्यू क्या आएगी 0 0 1 0। ये जो मैंने 0 1 3 2 जो लिखे हैं वो उसके डेसिमल इक्विवेलेंट है। ये क्या है 0, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा 1, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा 3, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा 2। इसी तरीके से इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा 4, इसका होगा 5, इसका होगा 6, इसी तरीके से इसका 8, इसका 9, इसका 10, इसका 11। सर ये कहाँ से लेके, मैं बता रहा हूँ कहाँ से लेके, 12 13 14 15। सिर्फ 15 कैसे है देखो, बताओ मुझे यहाँ पे इस वाले का एड्रेस क्या होगा सेल का, इस वाले सेल का एड्रेस क्या है, ए वैल्यू क्या है 1 1, सी डी की वैल्यू क्या है 1 1। अब ये 1 1 1 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है 15। सर ये 5 की वैल्यू आपने यहाँ कैसे लिखी, तो मुझे बताओ इसका एड्रेस क्या है, ए बी की वैल्यू 0 1, सी डी की वैल्यू क्या है 0 1। तो देखो ये 0 1 0 1 किसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है 5। सभी को समझ में आ गया बेटा, सभी को समझ में आ गया, वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी। ये सर आगे चलो समझ चलो मैं एक बार फिर से अपने आपकी तरफ से रिफ्रेश करता हूँ, एक मिनट वन एंड डोंट केयर। Gray code is used in entries of KMAP, and the rule which we should apply for minimization of logical expression is A alpha plus A alpha bar equal to A. We have also seen that ki if there are three variables, if there are three variables, then the KMAP size is 8 cell. If there are two variables, then the KMAP size is 4 cell. तो अगर 3 वेरिएबल्स थे, हमने देखा था कि सर अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो कितने सेल्स बनेंगे, नंबर ऑफ सेल्स कितने बनेंगे 2 to the power 3 equal to 8, जिसके लिए KMAP कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है सर, यहाँ वैल्यू 0 1 आ जाएगी, सर यहाँ पे वैल्यू 0 0 0 1 1 1 1 0। क्यों सर, क्योंकि सर ग्रे कोड यूज करते हैं। अगर मैं 4 वेरिएबल्स के बारे में बात करूं तो अगर 4 वेरिएबल्स मेरे ए बी सी डी हैं तो वी नो दैट कि w टू पावर 4 इक्वल टू 16, मतलब कि सर 16 सेल्स का सर KMAP बनेगा। इसमें 2 वेरिएबल हॉरिजॉन्टल जाएंगे, 2 वेरिएबल हमारे वर्टिकल जाएंगे। दिस इज ए बी, दिस इज सी डी। ठीक है सर, तो सर 4 एंट्रीज यहाँ हो जाएंगी, वो भी ग्रे कोड में होंगी। 4 एंट्री सर यहाँ पे हो जाएंगी, वो भी ग्रे कोड में होगी। सर हमने ये भी देखा था सर, दिस इज फॉर 0 डेसिमल इक्विवेलेंट, दिस इज फॉर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 6। सर यहाँ डेटा फीडिंग कैसे होगी वो मैं बताऊंगा अभी, बिल्कुल अभी इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, चलो इस तरीके से सर यहाँ पे डेसिमल सर ये 15 वैल्यू कैसे है, क्योंकि देखिए सर अगर ये MSV है तो अगर मैं यहाँ वैल्यू फीड करूँ तो वैल्यू की वैल्यू क्या होगी 1 1 1 1, और 1 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है 15। ये हमने कल देखा हुआ था। इसके अलावा सर वाई ग्रे कोड के लिए हमने ये कहा था वाई ग्रे कोड के लिए हमने सर ये कहा था कि सर हम यहाँ पर सर 3 वेरिएबल, नबी का क्वेश्चन है सर 3 वेरिएबल में 2 वेरिएबल वर्टिकल क्यों नहीं, बेटा ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी जब मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा तो मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा कि आप चाहे वर्टिकल लें चाहे हॉरिजॉन्टल लें, उससे मतलब नहीं, बस आप अपनी एंट्री को सेव सही भरिए। मैं अभी बता दूंगा, अभी आप टेंशन मत लो उसके लिए। सर ग्रे कोड है तो ग्रे कोड को यूज क्यों करते हैं, हमने सर ये देखा था कि वी हैव यूज्ड द फॉर्मूला दैट a अल्फा प्लस a अल्फा बार, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बेटा a। ये हम इस तरीके से हम अपने डेटा को मतलब हम अपने मतलब जो मिनिमाइजेशन करेंगे उसमें जो प्रिंसिपल फॉलो करेंगे वो ये वाला करेंगे। सर इसका मतलब क्या है, सर इसका मतलब सर ये है कि आप देखिए कि अगर ये कोई एक एक्सप्रेशन है, ये कोई एक एक्सप्रेशन है, ये इसमें 2 वेरिएबल्स है, इसमें 2 वेरिएबल है। अगर मैं a की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 लूं और मैं अल्फा की वैल्यू इक्वल टू 1 लूं तो आप देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी 0 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 0। तो तुम देखो कि सर ग्रे कोड अगर अभी देखिएगा कि सर यहाँ पर दोनों लेने में क्या अब इस वाले लॉजिकल एक्सप्रेशन में समझ में क्या आ रहा है कि सर इन दोनों वेरिएबल को मैं मिनिमाइज सिर्फ तभी कर सकता हूँ जब इन दोनों एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल का चेंज हो। बात समझ में आ रहा है बेटा।
फॉर एग्जांपल नहीं सर मुझे समझ में नहीं आया, सर आप ऐसा करिए 3 वेरिएबल का लेके देखिए, मैंने ले लिया ABC प्लस मैंने ले लिया ABC बार, तो तुम देखो यहाँ पे अगर मैं इसको मिनिमाइज करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, AB इक्वल टू C प्लस C बार इक्वल टू AB, मिनिमाइज हुआ, एक वेरिएबल रिड्यूस हुआ। तो अब तुम ध्यान से यहाँ पर देखो कि सर अगर मैं A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 0 लूं तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 0 1 0, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 0 1 1। तो देखो सर इन दोनों एक्सप्रेशन में 0 1 0 और 0 1 1 वाले सर इन दोनों फंक्शन में सर यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल का चेंज है, एक ही वेरिएबल का सर चेंज है, तो इससे ये मिनिमाइज होता है। ये बात तो समझ में आ गई, मतलब कि सर अगर मुझे ये वाला रूल लगाना है तो दो फंक्शंस अगर लेने हैं तो उन दोनों फंक्शन में एक ही वेरिएबल की वैल्यू का बस चेंज होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, मिनिमाइज होगा। मतलब ये सर कि अगर सर मैंने एक ए अल्फा लिया और मैंने एक ए अल्फा बार लिया सर, तो इसका मतलब सर ये है कि यहाँ पर इन दोनों फंक्शन में एक ही वेरिएबल की वैल्यू में चेंज होना चाहिए, मतलब वो वैल्यू उसकी कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि सर लॉजिकल इसमें बाइनरी में दो ही वैल्यूज होती है 0 या 1, तो अल्फा की वैल्यू 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब सर मैं अगर के मैप ड्रॉ कर रहा हूँ तो मुझे इस तरह का नंबर सिस्टम या इस तरह के मुझे कोड यूज करने हैं कि जिसमें अगर मैं प्रेसिडेंस ऑर्डर में चलूं, फॉर एग्जांपल 0 0 0 1 1 1 1 0, ये 2 वेरिएबल के लिए बेटा ग्रे कोड है, तो तुम देखो 0 के लिए ये, फिर आगे फिर ये, तो 0 0 से 0 1 में जाता तो मुझे बताओ बेटा कितना वेरिएबल चेंज होता है, सिर्फ ये वाला वेरिएबल LSB चेंज हो रही है। 0 1 से 1 1 में जा रहा हूं तो बेटा यहाँ पे कितना बेटा वैल्यू चेंज हो रही है, देखो ये 1 1 तो सेम है, सिर्फ ये वैल्यू चेंज हो रही है। सर 1 1 से अगर 1 0 में जाता हूं तो सर कितनी वैल्यू चेंज होगी, सर MSB तो सेम है, LSB चेंज है। मतलब सर यहाँ से मतलब ग्रे कोड में अगर आप सक्सेसिव सर आप नंबर्स पे या सक्सेसिव कोड्स पे आप जाएंगे तो सिर्फ 1 बिट का चेंज होता है, 1 बिट का चेंज होता है। ये हमने ग्रे कोड में बहुत अच्छे से देखा था, इसका लिए हमने इसको नाम भी बोला था कि सर इसमें एक कई सारे ग्रे कोड का जो नाम था उसमें एक नाम ये भी था कि सर यहाँ पर ओनली 1 बिट चेंज होती है, दैट्स व्हाई सर ग्रे कोड इज यूज्ड इन के मैप। बट सर ये बात तो समझ में आ गई सर कि आप इस एक्सप्रेशन को आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप इस एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हैं सर 5 वेरिएबल्स के लिए। बेटा मैं बताऊंगा अभी, अनुपम बताऊंगा अभी, थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटा, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो। के मैप अभी हम लोग 3 से 4 क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो। पेशेंस के साथ पहले ये बेसिक्स बिल्कुल क्लियर करो, फिर मैं 5 वेरिएबल 6 वेरिएबल सब बताऊंगा आप लोग को। वैसे आपके सिलेबस में सिर्फ 4 वेरिएबल तक ही है, क्यों 5 वेरिएबल नहीं है मैं वो बताऊंगा कि उसका क्या रीजन है, बट थोड़ा पेशेंस रखो। तो सर ये बात तो समझ में आ गई कि ग्रे कोड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। सर ये बात भी सर समझ में आ गई कि आप ए अल्फा प्लस ए अल्फा बार इक्वल टू ये यूज करें, बट सर यूज कैसे करेंगे सर, इसका मतलब एप्लीकेशन सर इसका क्या है। एप्लीकेशन बेटा ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 1 की वैल्यू ली, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक वैल्यू मैंने ले ली, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 0 की वैल्यू मैंने ले ली, यहाँ पर कुछ भी, तो ये वाला जो सेल है और 0 0 ये वाला जो सेल है, देखो इस वाले सेल की तुम वैल्यू जरा देखो, यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल 5 और 7 के लिए मैं देख रहा हूँ, इस वाले सेल की बेटा बाइनरी की कोड की वैल्यू क्या है 0 1 0 1, इस वाले सेल की वैल्यू क्या है 0 1 1 1, बात समझ में आ रही है। इस वाले सेल की वैल्यू क्या है 1 1 0 1, इस वाले सेल की वैल्यू क्या है 1 1 1 1। अब मैं क्या करूंगा कि मैं के मैप के अंदर ग्रुपिंग करूंगा, मैं के मैप के अंदर क्या करूंगा बेटा, ग्रुपिंग करूंगा। देख कैसे, देखो ध्यान से कि सर मैंने अगर ये 2 ग्रुप बनाया तो अब तुम ये देखो कि ये वाला जो मैंने ग्रुप बनाया है इसमें वैल्यू क्या है 0 1 0 1, इसमें वैल्यू क्या है 0 1 1 1। तो अगर मैं यहाँ पर बिट चेंजेस देखूं, मैं वैल्यू चेंजेस देखूं तो देखो MSB दोनों की सेम है, सेकंड बिट दोनों की सेम है, थर्ड बिट में सिर्फ थोड़ा अंतर है, बाकी फोर्थ बिट सेम है। मतलब सर ये कि हर दो बिट का मतलब इन दोनों नंबर्स में, इन दोनों एंट्रीज में सर सिर्फ एक बिट का चेंज है, तो कौन सा वाला रूल लग सकता है, ये ए अल्फा प्लस ए अल्फा बार वाला रूल लग सकता है। मतलब ये सर कि इन दोनों को अगर मैं एक ग्रुप बनाऊं तो इनकी वैल्यू किसी तरीके से मिनिमाइज हो सकती है। सर वो कैसे मिनिमाइज होगी सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा, समझने की जरूरत भी नहीं है अभी, वो कैसे मिनिमाइज होगी उसके लिए बाकायदा मैं रूल्स आपको बताऊंगा। अभी लॉजिक समझने की कोशिश करो कि सर मुझे के मैप के अंदर ग्रुप्स बनाने हैं, अगर मैं ग्रुप्स बनाऊंगा तो ग्रुप्स बनाने से सर क्या होंगे कि जो कॉन्जिक्यूटिव सर जो ये जो ग्रुप्स बनता है होता है बगल बगल वाले। सर अगर मैं ग्रुप्स अगर बनाऊंगा तो मैं बगल बगल वाले अगर नंबर्स ये एंट्रीज को चूज करूंगा तो सर चूंकि ग्रे कोड है
उन ग्रे कोड की मदद से एक ही बिट की वैल्यू चेंज हो रही होगी, और अगर एक ही बिट की वैल्यू चेंज हो रही होगी तो मेरा ये वाला जो रूल है, जो रूल को मेरा फंडामेंटल रूल है K-मैप के लिए, आई कैन अप्लाई इट, और उसकी वजह से वैल्यू मिनिमाइज होगी। बात समझ में आ रही है बेटा? सभी को ये चीज समझ में आ रही है? ये मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम क्या करोगे, तुमको K-मैप आ जाएगा। अभी मैं 4 रूल लिखाऊंगा तुमको 4 रूल से तुमको K-मैप में तुम बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाओगे, तुम कोई भी क्वेश्चन तुम K-मैप का सॉल्व कर सकते हो। बट तुमसे कोई ये पूछेगा कि भाई K-मैप मिनिमाइज कैसे करता है, तुमसे अगर कोई ये क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रे कोड का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, तुमसे कोई ये, हाँ बेटा सपना बताने वाला हूँ मैं, तुमसे अगर कोई ये पूछेगा कि सर ग्रे कोड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो सर ये ए अल्फा प्लस ए अल्फा बार कैसे मिनिमाइज होता है, तो ये चीज तुमको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तुम इंटरव्यू में क्या आंसर दे पाओ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो मैं एक बार फिर से और रिपीट करता हूँ, आप समझो। देखो ध्यान से सर, सबसे पहले मैं ये चीज देखूंगा कि K-मैप के अंदर सर ग्रे कोड यूज होता है, सर K-मैप के अंदर सर ये वाला रूल यूज होता है, ठीक है। अब सर ये वाला रूल अगर यूज होता है ए अल्फा प्लस ए अल्फा बार इक्वल टू ए, सर ये मिनिमाइज कैसे कर रहा है? सबसे पहले इसको देखो सर कि इन दोनों में सर ये एक ही वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। अगर मैं 3 वेरिएबल लूंगा, वहां भी अगर एक ही वैल्यू चेंज हो रही होगी तो वो मिनिमाइज हो जाएगा। देखो जैसे ये मैंने मिनिमाइज किया था और मैंने ये वाला मिनिमाइज किया था, मैंने ये वाला मिनिमाइज किया, मैंने ये वाला मिनिमाइज किया, तो इससे ये समझ में आया सर कि एक ही वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, एक ही वेरिएबल, अगर एक ही वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है देन आई कैन यूज द K-मैप। सेकंड थिंग, व्हाई ग्रे कोड इज यूज्ड? सर ग्रे कोड यूज करने का मतलब सर ये है कि मुझे K-मैप के अंदर ग्रुप्स क्रिएट करने हैं। ग्रुप्स क्रिएट करूंगा तो सर मेरे लिए इजी रहेगा। सर ग्रुप्स अगर मैं क्रिएट करूंगा तो ग्रुप्स क्रिएट करने की वजह से अगर मैंने ग्रे कोड यूज किया है तो मुझे पता है कि ग्रे कोड से अगर एक बगल में या एडजेसेंट नंबर ऑफ में जाते हैं या एडजेसेंट कोड्स में जाते हैं तो सिर्फ एक ही बिट की वैल्यू चेंज होती है। तो सर अगर मैंने फॉर एग्जांपल सर मैंने अगर ये ग्रुप बनाया, इन दोनों का सर मैंने अगर ग्रुप बनाया तो इन दोनों ग्रुप बनाने से मुझे क्या फायदा होगा कि सर इसका कोड है 0101, इसका कोड क्या है 0111। अगर सर मैं ये वाला ग्रुप बनाऊं, वर्टिकल वाला ग्रुप बनाऊं तो 0101 1101, इनकी मदद से सर क्या होगा, इनकी मदद से सर ये होगा कि 0101 और या मैं 1101 लूंगा तो इन दोनों में एक ही बिट की वैल्यू चेंज होगी, जिससे कि मेरा ये वाला रूल लगेगा, मेरा ये वाला रूल लगेगा तो मेरा एक्सप्रेशन मिनिमाइज होगा। तो मुझे ये चीज क्लियर होती है आज से कि सर ग्रे कोड में मतलब मेरे K-मैप में जो भी मैं यूज कर रहा हूँ उसका एक पर्पस है। हाँ सबका एनीथिंग कैन बी चेंज, कोई भी एक बार चाहे MSB चेंज हो जाए, चाहे LSB चेंज हो जाए, चाहे कोई भी बिट चेंज हो जाए, वी कैन डू दैट, बट एक ही बिट चेंज होनी चाहिए तो एक्सप्रेशन मिनिमाइज हो जाएगा। अगर मैं दो एक्सप्रेशन की बात करूं, अगर एक ABC है और एक A बार BC है, तो देखो ABC प्लस A बार BC में क्या चेंज हो रहा है, MSB चेंज हो रहा है, तो मैं BC को कॉमन लूंगा और A बार प्लस A क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, इससे BC बचेगा। बात समझ में आ गया बेटा ये सभी को? तो सर आज से मुझे ये K-मैप का ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये चीज मुझे क्लियर होनी चाहिए दैट आई हैव यूज्ड अ ग्रे कोड। व्हाई? बिकॉज़ सर मुझे एक बिट चेंज करानी है। क्यों एक बिट चेंज करानी है? क्योंकि सर मुझे ए अल्फा प्लस ए अल्फा बार वाला मुझे प्रिंसिपल यूज करना है। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं सर बार बार ये रूल चेक नहीं करूंगा, मुझे सर ग्रुप्स क्रिएट करने हैं। ग्रुप्स क्यों क्रिएट करने हैं कि एडजेसेंट वाले सर जो मेरे जो सेल्स हैं उनके ग्रुप क्रिएट करने से सर उनका अगर मैं एक ग्रुप बनाऊंगा तो उनकी मदद से सर ग्रे कोड क्योंकि मैंने यूज किया है एक ही बिट चेंज होगा और एक्सप्रेशन मेरा मिनिमाइज हो जाएगा। ये बेटा सभी को क्लियर है? बेटा ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज क्लियर होगी तो K-मैप पढ़ने का एक अलग मजा आएगा। K-मैप मैथमेटिक्स नहीं लगेगा, K-मैप आपको एक कंसेप्ट लगेगा। अगर ये डायरेक्टली उसके रूल्स याद करोगे तो सिर्फ K-मैप एक आपको थ्योरम लगेगी, जैसे पाइथागोरस थ्योरम होती है। चलिए ओके बेटा, मतलब सभी को ये चीज क्लियर है। चलो अब आगे के कुछ रूल्स कि सर ग्रुपिंग कैसे बनाते हैं। अब देखो मैंने आपको प्रिंसिपल समझाया, समझाने वाला काम मैंने अब कर दिया है। अब मैं आपको रूल समझाता हूँ। रूल्स को बेटा ध्यान से समझना और आपको सब समझ में आएगा। मैं एग्जांपल लेके चलूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आज की क्लास कल की क्लास पेशेंस के साथ सुनो, भड़बड़ाना नहीं। अगर भड़बड़ाओगे तो सब बेकार हो जाएगा। पेशेंस के साथ आज की क्लास कल की क्लास सुनो। कंसेप्ट में कोई डाउट है वो मुझसे तुरंत पूछो, एग्जाम्पल में कोई डाउट है मुझसे तुरंत पूछो, मैं कितनी भी बार आपको बताऊंगा। अब ये जो है ना, ये बच्चे कुछ है ना, ये सोचते हैं कि ये हमारे सर की पंचायत है, हम कभी भी आएंगे कभी भी ज्वाइन करेंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं है कि 11:30 बजे आएंगे हम 11:30 ज्वाइन करेंगे, वो ज्वाइन नहीं होगा। फालतू में क्लास का ये लोग
जो डिसिप्लिन है वो और बेकार करते हैं। चलो ग्रुप्स के बारे में देखते हैं। व्हाट इज ग्रुप? इट इज ए कलेक्शन of 2 to the power m cells, 2 to the power m cells, each adjacent to m cell is called a group. अभी बहुत अच्छे समझाऊंगा बेटा, ये डेफिनेशन में बहुत डेप्थ है। दिस ग्रुप कैन बी expressed by variables where सर वॉइस यार ये फिर लैग होने लगी वॉइस ब्रेक हो रही है। अरे यार ये पढ़ने नहीं देंगे शांति से ये गूगल मीट वाले। मैं रिफ्रेश करूंगा एक बार बेटा, चलो मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। सर अभी क्लियर है? अभी वैसे मेरी अभी क्लियर आ रही है सभी को? एक बार मुझे एक बार बताओ, सभी लोग मुझे बताओ क्लियर? यस सर। अभी आ रही क्लियर। अरे एक मिनट ऐसा करता हूँ मैं, ये एक बार अपनी क्लासरूम की खिड़की, लैब की खिड़की भी खोल देता हूँ, है ना? जस्ट बेटा एक मिनट वेट करना, शायद नेटवर्क थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। जस्ट वेट अ मिनट। बेटा क्लियर आ रही है मेरी वॉइस अभी सभी को? यस सर। चलो ठीक है बेटा, तो ठीक है। वेयर n is the number of variables in K map। अब बेटा मैं तुमको देखो बहुत अच्छे से तुमको एक बात समझाता हूँ। अब इस ग्रुप का मतलब समझ जाओगे तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। एक ध्यान रखो, 2 to the power m cells, ये m cells ध्यान रखो। This can be expressed by n minus 1 variables, ये सब चीज ध्यान रखो। where n is the number of variables in K map। चलो अब मैं समझाता हूँ बहुत अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल सर, मैं ये मानता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सर मेरे क्वेश्चन में मुझे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जहां पर वेरिएबल्स इक्वल टू 4 है, और ये वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है? a, b, c, d। ठीक है, मेरे वेरिएबल्स कितने हैं? 4 है, a, b, c, d। ठीक, कितने सेल्स बनेंगे बेटा सभी लोग बताओ? सेल्स कितने? 16। मैक्सिमम सेल्स कितने पॉसिबल होते हैं? 2 to the power n इक्वल टू 16 सेल्स का के मैप बनेगा। चलिए सर आपकी कठिनाई को दूर करने के लिए ये मैं के मैप बना लेता हूं 16 सेल्स का। दिस इज मैं ये के मैप बना रहा हूं, 16 सेल्स का के मैप बना रहा हूं। नबी बेटा मुझे तेरा डाउट याद है कि सर मैं ए बी को यहाँ ले लूँ, सी डी को यहाँ ले लूँ, जो मैं चाहूँ दुनिया में वो कर सकता हूँ। वो इसके तुरंत बाद मैं वही बताने वाला हूँ। तो ए बी की वैल्यू 0 0 0 1 1 1 1 0, सी डी की वैल्यू 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है बेटा, चलो तो सर इसके लिए ये वैल्यू के लिए सर मैं यहाँ क्या मुझे पता है? सर ये वैल्यू 0 के लिए है, ये 1 के लिए है, ये 2 के लिए है, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, ये 5 के लिए, ये 6 के लिए, ये 7 के लिए। This is for 8, this is for 9, this is for 10, this is for 11, this is for 12, this is for 13, this is for 14 and this is for 15। चलिए अब सर ग्रुप का मतलब ये है, सर ग्रुप का मतलब सर ये है कि अगर मैं ग्रुप बनाना चाहता हूं तो ग्रुप हमेशा 2 to the power m सेल्स का बनेगा, where m is less than equal to n। समझने की कोशिश करना। सर क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ 2 to the power m cells, each adjacent to m cell is called a group। सर अगर मैं m की वैल्यू हमेशा कैसे छोटी होनी है? n से छोटी होनी, तो m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? m 1 2 3 4। अगर m की वैल्यू सर मैंने 1 ली तो ग्रुप कितने का बनेगा बेटा?
जल्दी से मुझे बताओ, 2 का ग्रुप बनेगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, मैंने कोई भी 2 का ग्रुप बना लेना है। यानी ईच एडजेसेंट टू m सेल्स, मतलब ये कि सर आपने 2 टू द पावर m सेल का मतलब आपने 2 सेल्स का आपने एक ग्रुप बनाया, और ये हर एक सेल, ये हर एक सेल कितने सेल्स की, m सेल्स के क्या होगा, एडजेसेंट। एडजेसेंट बेटा मतलब होता है बगल में, अभी बताऊंगा मैं एडजेसेंट का मतलब क्या होता है। तो सर मैंने अगर 2 सेल का ग्रुप बनाया, इनमें से ये दोनों सेल m की वैल्यू कितनी है 1, एक सेल के एडजेसेंट होंगे। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आई सर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग बाय एडजेसेंट। एडजेसेंट का बेटा मतलब वही है जो अभी तक हम देख रहे थे कि कोई भी 2 सेल आपस में एडजेसेंट सिर्फ तभी होंगे जब उनमें सिर्फ 1 बिट का चेंज हो। ये तो हम बात कर चुके हैं, 1 बिट का चेंज हो। तो सर 2 सेल का ग्रुप बनाना है, फॉर एग्जांपल सर मैंने ये 2 सेल का ग्रुप बनाया। अब देखो समझो ये डेफिनेशन इसमें कैसे आ रही है। ये 2 सेल का ग्रुप है, ठीक है। एक 2 सेल का ग्रुप क्या हो सकता है, एक सेल का बेटा ग्रुप ये हो सकता है 614, एक मैंने 57 का बनाया। अब बेटा 5 का जरा तो मुझे कोड बताओ क्या है, 0101। 7 का बेटा क्या है, 0111। अब तुम देखो ध्यान से, क्या ये 5 के लिए, ये 7 के लिए। सर 5 और 7, सर 5 के लिए क्या 7 वाला एडजेसेंट है, 0101 पे जरा देखो। हाँ सर, यहाँ पे सर सिर्फ थर्ड वाली बिट चेंज हो रही है। सर 5 के लिए 7 एडजेसेंट है, 7 के लिए क्या 5 वाला एडजेसेंट है, बिल्कुल है सर। ये 0111 है, ये 0 मतलब ये सर कि ये 2 सेल का आपने ग्रुप बनाया। अब इसमें जो हर एक सेल है, ये 5 वाला सेल 7 के एडजेसेंट है, 7 वाला सेल 5 के एडजेसेंट है। सर मैं एडजेसेंट हमेशा कैसे देखूंगा, मैं एडजेसेंट हमेशा ऐसे देखूंगा कि एक ही बिट का चेंज होगा। किसी भी 2 सेल के बीच में अगर एक ही बिट का चेंज हो रहा है, देन इट मींस इट इज कॉल्ड एज एडजेसेंट सेल्स। बेटा ये सभी को बात समझ में आई अभी तक, व्हाट यू मीन बाय एडजेसेंट। बेटा ये बात सभी को समझ में आया, कमेंट कमेंट करो बेटा, कमेंट करो। ठीक है, तो अब सर मैं m की वैल्यू 2 लेता हूं, जस्ट वेट अ मिनट। मैं m की वैल्यू मैं 2 लेता हूं। m की वैल्यू अगर मैं 2 लूंगा तो बेटा मुझे बताओ जरा ग्रुप कितने का बनेगा, 4 सेल्स का। ठीक है सर, 4 सेल का आपने ग्रुप बनाया, तो 4 सेल के लिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये जो मेरा पिंक पेन नहीं है, पिंक पेन तो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, एक मिनट जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, मैं ये लाइट ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ। लाइट ब्लू कलर से मैं एक देखना मैं ग्रुप बनाऊंगा, मैंने 13 9 11 15। सर 9 11 13 15 सर क्या है आपस में सर, एक मैंने ग्रुप बनाया 4 सेल्स का, बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपने अगर 4 सेल्स का ग्रुप बनाया है, नाउ ईच सेल, इन चारों सेल के हर एक सेल अपने कितने सेल्स के एडजेसेंट होने चाहिए, m इक्वल टू 2 सेल के एडजेसेंट होने चाहिए। मतलब सर ये कि आपने ये जो 13 15 9 11 के सर आपने ये जो किया, आपने ये जो ग्रुप बनाया है, ये सारे ग्रुप, ये हर एक सेल कितने सेल्स के एडजेसेंट होने चाहिए, 2 के एडजेसेंट होना चाहिए। ठीक सर, 13 के लिए सर कोड क्या होता है जरा बताइए आप। 13 के लिए कोड क्या होगा बेटा, 1101। 15 के लिए ग्रुप क्या होगा, 1111। 9 के लिए बेटा क्या बेटा होगा, 9 के लिए होगा 1001। सर 11 के लिए क्या हो, जस्ट 11 के लिए सर क्या होगा 1011। ठीक है, अब मैं देखो बेटा एडजेसेंट बताऊंगा कि ये 13 देखो किन 2 सेल्स के एडजेसेंट है। 13 वाले के लिए सर 15 वाला एडजेसेंट होगा, जरा चेक करो 1101, और 15 क्या है 1111। सर देखिए थर्ड वाली बिट से चेंज हो रही है, तो इसके जो एडजेसेंट है वो 15 है। सर इस 13 वाले के लिए क्या कोई और एडजेसेंट होगा, एक बार 9 वाले को बेटा चेक करो, जो ग्रुप बनाया ग्रुप के सेल। सर क्या 12 एडजेसेंट है, बेटा है, लेकिन क्या 12 ग्रुप का पार्ट है, नो। उस ग्रुप में आने वाले हर एक 2 सेल की वो एडजेसेंट होना चाहिए। सर एक क्या 39 के एडजेसेंट होगा, सर देखिए 1101 1001, यस सर बिल्कुल है सर, सेकंड बिट सर दोनों में चेंज हो रही है, तो 13 वाला 15 और 13 वाला सॉरी 15 और 9 के एडजेसेंट है। क्या सर और भी किसी का एडजेसेंट पॉसिबल है, करके देख लो, नहीं आएगा। ठीक है, 15 वाला सर 13 के एडजेसेंट है और 11 के एडजेसेंट है। सर 15 वाला सर क्योंकि सर 13 के लिए अगर 15 एडजेसेंट है तो मुझे पता है 15 के लिए 13 एडजेसेंट होगा। 11 चेक कर लो एक बार, 111110 सर सिर्फ सेकंड बिट चेंज हो रही है। 9 वाले के लिए सर एक तो 13 चेंज होगा और सर एक 11 चेंज होगा। 11 वाले के लिए सर 11 वाले के लिए 11 वाले के लिए बताओ जल्दी से बेटा, 11 वाले के लिए एक तो 15 होगा और एक 9 होगा एडजेसेंट। बेटा ये ग्रुप की डेफिनेशन समझ में आई सभी को, बेटा यस 15 एंड 9। बेटा ये ग्रुप की डेफिनेशन सभी को समझ में आई। सर ये तो बहुत ही इजी है सर, सर ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये
मजा आ गया सर, ये तो बहुत ही इजी सर, इसमें आप इतना पता नहीं क्यों आप बोल रहे थे कि बहुत डीप है डीप है डीप है। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ, मजा इसमें देखने में आएगा कि क्या, मुझे ये बताना ध्यान से, आई एम यूजिंग इंडिगो कलर है ना, मुझे बताओ ध्यान, ये सेम कलर हो गया, कलर किसमें ऑप्शंस कम आते हैं यार। ठीक है, चलो बताओ मुझे कि सर ये 0, ये 2, ये 8 और ये 10 क्या फोर्थ सेल का ग्रुप हो सकता है? ये 0, ये 2, ये कौन कौन सा, 0, 2, 8 और 10 क्या फोर्थ सेल का ग्रुप हो सकता है? कैसे? एडजेसेंट वाली प्रॉपर्टी है यहाँ पर, 0, 2, 8, 0, 2, 8, 10 एडजेसेंट वाली प्रॉपर्टी है यहाँ पर। नो। सत्यम कैसे होने चाहिए बेटा? 0 तक कौन कौन से एडजेसेंट होंगे, जरा मुझे देख के बताओ एक बार। प्रबल, यस, दीज आर नॉट एडजेसेंट। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही है सर। यार बेटा, अच्छा नोट पर शो नहीं हो रहा है, चलो एक मिनट बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। Just wait a minute. बेटा स्क्रीन सभी को शो हो रही है? बेटा स्क्रीन सभी को शो हो रही है? ओके, तो बताओ मुझे जल्दी से कि ये जो मैंने ग्रुप बनाया है 0, 2, 8, 10, क्या ये ग्रुप एक वैलिड ग्रुप है? सर आंसर दे दो एडजेसेंट यार। नहीं है सर। नहीं है, कमेंट सर एक सेक्शन में दूसरे बताओ के, बेटा सभी लोग। ओके सत्यम, ओके सत्यम, नो, 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 एनीवन बेटा, कोई यस जिसको लगता है कि नहीं सर ये इट कैन बी ए ग्रुप, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। सर अगर एक्सप्लेनेशन देने की मना कर दे तो सर हो सकता था, बट सर वैसे नहीं हो सकता था। नवनीत इज टेलिंग कि यस इट कैन बी ए ग्रुप। बेटा वन बिट चेंज हो रहा है क्या? देखो बेटा, ग्रुप की डेफिनेशन समझो, क्योंकि तो हमारा एम सेल का ग्रुप है, मतलब 4 सेल का ग्रुप है, हर एक सेल दो दो के एडजेसेंट होना चाहिए। कैन इट बी पॉसिबल? ओके, आई थिंक 90% और मेरे हिसाब से लगता है कि अगर नवनीत को छोड़ दिया तो सभी लोग मना ही कर रहे हैं, बट नवनीत का मुझे आंसर समझ में नहीं आ रहा है कि नवनीत का आंसर क्या है। बेटा एक बार करके देखते हैं, देखो जब भी डाउट हो तो करके देखो, मैं तुम्हें कितना बेसिक तरीके से करके दिखा रहा हूँ। सर 0 का सर क्या कोड है? 0000। 2 का बेटा क्या कोड है? 0010। 8 का क्या कोड है बेटा? 1000। 10 का बेटा क्या कोड है? 1010। ठीक है, तो सर 0 के क्या कोई एडजेसेंट हो सकता है? सर यस, द 2 कैन बी एडजेसेंट। और सर कोई एडजेसेंट हो सकता है? यस सर, 8 कैन बी एडजेसेंट। देखो बेटा ध्यान से, 0 का कोड देखो और 8 का कोड देखो, एक ही बिट चेंज हो रहा है। यस, 0 8 एंड 0 एंड 8 इज एडजेसेंट। सर 0 2 को देखो, यस सर, सिर्फ सेकंड बिट चेंज हो रही है सर, इट कैन बी एडजेसेंट सर। 2 के लिए सर, 2 0 के लिए अगर 2 हो रहा है तो 2 के लिए 0 एडजेसेंट करेगा, और 2 के लिए कोई और एडजेसेंट करेगा। यस सर, 10 कैन बी एडजेसेंट सर, क्योंकि 0010 और दिस इज 1010, ओनली वन बिट चेंज। सर 8 के लिए क्या कोई एडजेसेंट हो सकता है? यस सर, इट कैन बी ए 0। 0 एडजेसेंट हो सकता है सर, क्योंकि 8 के लिए अगर 0 एडजेसेंट है तो 0 के लिए अगर 8 एडजेसेंट है तो 8 के लिए 0 एडजेसेंट होगा। सर इज देयर एनीवन? यस, यस, हम देख सकते हैं, कौन सा वाला देख सकते हैं सर? 10 कैन बी एडजेसेंट 1010, बिकॉज सर दिस इज 1000, दिस इज 1010, सर ये सिर्फ सेकंड बिट चेंज हो रही है। 10 के लिए सर एक 2 एडजेसेंट होगा और सर एक 8 एडजेसेंट होगा। 1010 से सर देखिए एक ये वाला चेंज हो रहा है सर, और एक सर 8 में सर सिर्फ ये वाला चेंज हो रहा है। तो सर मतलब ये, इसी में देख लेते हैं आ जाओ। मतलब सर ये
कि सर यहाँ पे मतलब सर ये कि 0 2 8 10 देखने में ये एडजेसेंट नहीं लग रहे हैं, देखने में ये ग्रुप नहीं बन सकते हैं, बट रियल में ये एडजेसेंट हैं, रियल में इट कैन बी ए ग्रुप। बेटा ये बात समझ में आ रही है कि मैंने ये जो इतनी कहानी बताई सर, ये सर 13 15 9 11 देख के तो सर ग्रुप लग रहा है, सर ये 5 7 देख के तो सर ग्रुप लग रहा है, सर ये 6 14 देख के, बेटा ये तो मुझे भी पता था। इतना इजी अगर होता तो मैं तो फिर मैं मेरे लिए तो इतना इजी था ना, मैं पिछले आधे घंटे से ये सब क्यों बता रहा हूँ फिर। बेटा ये बात ध्यान रखनी है कि एडजेसेंट कोड से देखते हैं, आंखों का कभी भरोसा मत करो, अपने रूल्स को भी अप्लाई करो। नाउ दिस थिंग इज क्लियर बेटा? नहीं आती, नहीं आती, उससे तुम मतलब इसको और किसी कंसेप्ट में अप्लाई करने की कोशिश मत करो, ठीक है? मतलब नहीं सर मे भी बहुत सारे मैथ ज्वाइन हो सकते हैं इसलिए सारे कॉमर्स वाले भी नहीं, बेटा हम ये इसलिए पॉसिबल है, सिर्फ इसका एक ही फंडामेंटल है, दैट इज वी यूज द ग्रे कोड। ग्रे कोड की ये प्रॉपर्टी होती है। दिस थिंग इज क्लियर बेटा? ठीक है, चलो बेटा सभी को ये चीज समझ में आ गई, सभी को ये चीज समझ में आ गई, ये बात समझ में आया कि ये इतनी जो इजी सी चीज दिखने वाली थी इसको इतना क्यों एक्सप्लेन किया? बिकॉज सर ग्रे कोड को हमें चेक करना है, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि अब ग्रुपिंग बनाने में किसी को कोई दिक्कत होगी। चलिए ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, ग्रुपिंग बनाना हमको आ गया। अब सर ये भी चीज है, हाँ एक चीज और थी इसमें कि सर अगर आपने सर क्या सर एन ऐसे एन एम की वैल्यू 3 होगी तो कितने का बेटा ग्रुप बन जाएगा? 8 का ग्रुप बन जाएगा। एम की वैल्यू 4 होगी तो सर पूरे का पूरा ग्रुप बन जाएगा। सर बात समझ में आ रहा है? अब देखो ये चीज देखो ध्यान से कि सर इस ग्रुप को आप n माइनस एम वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, n माइनस एम वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैंने सर n की वैल्यू 2 ली तो सर m की वैल्यू अगर मैंने 2 ली सर तो कितने सेल का ग्रुप बना? 4 सेल का ग्रुप बना। और आपकी टोटल वेरिएबल कितनी है? 4। तो m की वैल्यू 2 है, तो इस पूरे ग्रुप को आप कितने वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो? इस पूरे ग्रुप को आप 4 माइनस 2 मतलब 2 वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब सर ये कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, सर ये क्या होगा, अभी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ये बात याद रखो। चलो ना, अगर ये सर बेसिक मुझे फंडामेंटल क्लियर हो गया बेटा, एक मिनट रुको, एक मिनट होल्ड करो, फोन आ रहा है। हाँ बेटा सॉरी है ना फॉर डिस्टर्बिंग, एक्चुअली क्या प्रिंसिपल सर का फोन आया था, वो उठाना अर्जेंट था। चलिए हाँ, सपना का डाउट है, ओके सर मींस रूल लगाकर सभी एडजेसेंट होंगे क्या, या फिर कोई ऐसा ग्रुप दीजिए जो ना हो एडजेसेंट? बेटा अभी मैं ये जो अगला टॉपिक है सपना, जस्ट वेट करो, इस आज की क्लास खत्म होने से पहले थोड़ा वेट करो, अभी सब बिल्कुल क्लियर होगा। बेटा ऐसा कोई ग्रुप लेना ही नहीं है जो एडजेसेंट हो। अच्छा ठीक है, मतलब वो कह रहे थे कि सर ऐसा भी कोई ग्रुप लेके दिखाइए जो एडजेसेंट नहीं हो। ठीक है बेटा मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं अगर ये ग्रुप बनाऊं, देखो 1 2 13 और 14, 1 2 13 14, देखो ध्यान से इस वाले केस में ध्यान से देखो, 1 2 13 14, क्या ये आपस में एडजेसेंट है? नो, क्योंकि 1 का कोड क्या होता है? 0 0 0 1, 2 का बेटा कोड क्या होता है? 0 0 1 0, 1 32 13, 13 का बेटा कोड क्या होता है जरा बताओ मुझे जल्दी ध्यान से? 1 1 0 1, 14 का कोड क्या होता है? 1 1 1 0। क्या सर 1 की देखिए 1 का सर कोई एडजेसेंट इसमें दिख रहा है सर? 0 0 0 1 नहीं सर, ये 2 तो एडजेसेंट नहीं है सर, क्योंकि यहाँ 2 बिट चेंज हो रही है, 0 से 1 1 से 0। सर क्या 13 एडजेसेंट है? बिल्कुल नहीं है सर, 0 का 1 0 का 1 2 बिट चेंज हो गई। क्या 14 एडजेसेंट है? बिल्कुल नहीं है। तो देखो 1 2 13 14 के आपस में एडजेसेंट है। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई? सर जो भी एडजेसेंट होंगे उनके ही यस यस करना, यस करना। वो पता है ना कि क्यों एडजेसेंट वालों की हमें
क्योंकि सर उनमें एक ही बिट चेंज होगा और एक ही बिट चेंज होगा तो कौन सा रूल लगेगा, ए अल्फा प्लस ए अल्फा बार इक्वल टू ए। बात समझ में आ रहा है? तभी तो मैंने बोला कि हर एक ग्रुप को n माइनस m वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो जो वेरिएबल जा रहे हैं वो किस रूल से जा रहे हैं, ए अल्फा प्लस ए अल्फा बार से। जस्ट वेट करो बेटा, अभी सब मैं तुमको बताने वाला हूँ कि कैसे ग्रुप बनाने हैं, किसके ग्रुप बनाने हैं। आई विल टेल एवरीथिंग, बस थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। चलो अब मैं जो अगला टॉपिक लेने वाला हूँ वो यही लेने वाला हूँ, दैट इज मिनिमाइजेशन यूजिंग की मैप। मिनिमाइजेशन, अब मिनिमाइज करना सीखेंगे कि कैसे मिनिमाइज करते हैं। अभी तो सर सिर्फ हमने के मैप की फिजिक्स समझी थी, अब हम लोग के मैप का मैथमेटिक्स समझेंगे। मतलब सर दिमाग नहीं लगाना है, रूल को अप्लाई करना है, क्योंकि दिमाग लगाने वाला काम हम कर चुके हैं, हमको सब पता है, ठीक है। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन is based on principle of combining the groups, मतलब combining the groups, sorry, combining the cells, जिसको हम सेल्स को कंबाइन करने को हम क्या कहते हैं, ग्रुप, प्रेजेंट इन एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट सेल्स, बेटा ये वाला जो डाउट था क्लियर हो गया। सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, मिनिमाइजेशन कैसे होगा, कि आपको ग्रुप फॉर्म करने हैं, कंबाइनिंग द सेल्स करने हैं, और कौन से ग्रुप बनाने हैं जो कि आपस में एडजेसेंट हो। बेटा ये वाला डाउट करुणा और सपना क्लियर हो गया बेटा। पहला स्टेप, ये चीज क्लियर हो गई बेटा सभी को बिल्कुल। पहला व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, आपको ग्रुप बनाने हैं, और ग्रुप कौन से बनाने हैं, जो आपस में एडजेसेंट हो, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, if SOP is used, SOP समझ ध्यान है कि नहीं याद है, sum of product is used, then one should be present in these group cells। अभी तो मैंने तुम्हें ग्रुप बनाना सिखाया है, ग्रुप में क्या कोई डेटा है, अभी तो ग्रुप सिर्फ क्या है, एक एड्रेस है। मैंने तो अभी तुम्हें मकान का एड्रेस बताया, मैंने अभी तुमको तो ये बताएंगे कि मकान में कौन रहता है, मैं रहता हूँ, तुम रहते हो, कौन रहता है, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि अगर आप एसओपी एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हैं, बेटा एसओपी एक्सप्रेशन कौन से होते हैं, जिसमें सर कुछ एन टर्म्स होते हैं जो एडिशन फॉर्म में होते हैं, फॉर एग्जांपल AB प्लस BC प्लस CA, ये कैसा एक्सप्रेशन है, एसओपी। अगर आप अपने एक्सप्रेशन को मिनिमाइज्ड फॉर्म में, अगर आप अपने एक्सप्रेशन को मिनिमाइज्ड फॉर्म में, एसओपी फॉर्म में चाहते हो, तो इन ग्रुप जिनको आप एडजेसेंट ग्रुप है, जिनकी आप ग्रुपिंग करना चाह रहे हो, उनमें 1 होनी चाहिए। मतलब सर ये कि मुझे अगर ग्रुप बनाना है और अगर मैं एसओपी एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूं, तो मुझे सिर्फ वो सेल्स देखने हैं जिनके अंदर 1 हो, पहली कंडीशन, उनमें 1 से। अब ये देखूंगा कि ये 1 वाले कौन कौन से एडजेसेंट है, तो वो मुझे एक्सप्रेशंस मुझे ग्रुप बनाने हैं। ये बात बेटा क्लियर हो गई। अगर पीओएस आपको यूज करना है, इफ पीओएस इज यूज्ड, देन 0 should be present in these group cells। ये बात बेटा समझ में आ गई। सर एसओबी में 1 क्यों लेते हैं, सर पीओएस में सर 0 क्यों लेते हैं, बेटा ये बहुत अच्छे से मैंने बताया है। वो पॉजिटिव लॉजिक यूज करता है इसलिए वहां 1 लेते हैं, पीओएस नेगेटिव लॉजिक यूज करता है इसलिए वहां पे आउटपुट की वैल्यू को हम क्या, नॉर्मली वैल्यू को हम क्या कंसीडर करते हैं, 0 को कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये बात सर क्या दोनों से एक्सप्रेशन डिफरेंट आएगा, नो, एसओपी से भी एक्सप्रेशन निकाल लो चाहे पीओएस से निकाल लो, एक्सप्रेशन हमेशा सेम आने वाला है। यस सर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, construct the key map, construct the key map and enter the ones in those cells in which Boolean function value is 1 for SOP and 0 for POS। अब पहले इतनी कहानी समझते हैं, इतनी कहानी के लिए एग्जांपल से सॉल्व करते हैं, उसके आगे फिर ग्रुपिंग बनाने के लिए हम और देखेंगे।
मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल, मेरा एक एक्सप्रेशन है y इक्वल टू m1 प्लस m3 प्लस m5 प्लस m7 प्लस m8 प्लस m9 प्लस m12। ये बात सभी को समझ में आ रही है? सर ये m1 m2 m3 m4 क्या है बेटा? ये स्मॉल m है। स्मॉल m क्या होते हैं? मिन टर्म्स या मैक्स टर्म्स? कमेंट सेक्शन जल्दी से आंसर बताओ। मिन टर्म। कैपिटल M क्या होते हैं? मैक्स टर्म। सर ये इसने हमको इस तरह से एक्सप्रेशन दिया है, तो क्या मैं इसकी ट्रुथ टेबल बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हो बेटा, बिकॉज दीज आर मिन टर्म। और मिन टर्म के लिए सर मुझे पता है कि एस होता है, और मुझसे बोला है कि y इज ए फंक्शन ऑफ a, b, c, d। इसने क्वेश्चन हमें ये दिया है, तो मुझे समझ में आ गया सर कितने वेरिएबल्स हैं? 4 वेरिएबल्स हैं। तो क्या मैं इसकी ट्रुथ टेबल बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ सर। a b c d 0 0 0 0, this is 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1, sorry 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 triple 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई? सर इसके लिए ये मिनटम इसने सर ये m1 m3 m5 m7 m8 m9 m12 का मतलब सर ये है कि ये जो मिनटम्स इसने यहाँ इंक्लूड किए हैं उनके सर वॉइस लैग हो रही है यार। यार ये वॉइस लैग हो रही है, फिर वॉइस लैग हो रही है। चलो भाई एक मिनट, वॉइस लैग हो रही है अभी। फिर से मुझे एक बार बताओ, क्या मेरी वॉइस लैग हो रही है बेटा? फिर से एक बार सभी लोगों को बताओ, अभी मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? अभी सर अब ठीक सही है? हो गया। चलो यार, ये एक तो मौसम खराब चल रहा है, मौसम की वजह से भी दिक्कत हो रही होगी। चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो सर ये वाले एक्सप्रेशन में मुझे समझ में आ रहा है कि m1 m3 m5 m7 m8 m9 m12 मतलब सर क्या कि इनके लिए आउटपुट की वैल्यू बेटा क्या होगी? इनके लिए आउटपुट की वैल्यू होगी 1। तो और बाकी जगह आउटपुट की वैल्यू क्या होगी? 0। तो m1 दिया है तो m1 की वैल्यू 1। m1 बेटा यही तो होगा ना? m1 मतलब जो जिसका m1 का ये होता है जिसका डेसिमल इक्विवेलेंट। 2 के लिए सर क्या क्या है, कुछ मिनटम मेंशन है? नो। तो उसके लिए 0, इसके लिए 1, 4 के लिए 0, 5 के लिए 1, एक मिनट, 6 क्या दिया है? नो। 7 दिया है? यस। 7 के लिए 1, 8 के लिए 1, 9 के लिए 1, 10 के लिए 0, 11 के लिए 0, 12 के लिए 1। 12 वाला मेंशन है ना? 12 के अलावा और भी कोई मेंशन है? नो। चलो ठीक है, नहीं 13 मेंशन है, 13 क्वेश्चन में गिवन है, मैंने लिख नहीं पाया। प्लस m 13, ठीक है। तो 12 वाला मेंशन है। पहले तो ये यार, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? सॉरी, दिस इज 9 10 11। 12 वाला मेंशन है, 13 वाला मेंशन है, 14 वाला 0 है, 15 वाला 0 है। ये सभी को बेटा किसी भी एक्सप्रेशन से ट्रुथ टेबल बनाना सभी को आ गया? सभी को बेटा ये बेटा ट्रुथ टेबल समझ में आ गया कि ट्रुथ टेबल मैंने कैसे बनाया है? ये एसओपी एक्सप्रेशन है सर। ये तो यार बहुत डिटेल में हम लोगों ने देखा था ना, जब हम लोगों ने ये जो एसओपी और पीओस देखा था कैसे एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर अगर मुझे यहाँ से डायरेक्ट अगर एसओपी एक्सप्रेशन लिखना है तो सर मैं कैसे एक्सप्रेशन लिखता था सर? सर जो जो मिन टर्म्स की वैल्यू 1 है उनको हमें सारे मिन टर्म्स को लिखना है और उन सारे मिन टर्म्स का एडिशन करना है। तो सर यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन एक बार लिख के दिखा रहा हूँ जिसका एक्सप्रेशन क्या होगा। सर इस वाले एक्सप्रेशन के लिए मिन टर्म क्या होगा? a बार b बार c बार d। सर 3 वाले मिन टर्म के लिए सर 3 वाले मिन टर्म की एक्सप्रेशन क्या होगा? a बार b बार c d। सर 5 वाले मिन टर्म के लिए वैल्यू क्या होगी? a बार b c बार d। 7 के लिए सर मिन टर्म की वैल्यू क्या होगी? a बार b c d। सर 8 वाले के लिए सर वैल्यू क्या होगी? a बार सॉरी a b बार c बार d बार। सर 9 सर 8 वाला मैंने इंक्लूड कर लिया। 9 वाले के लिए वैल्यू क्या होगी? a b बार c बार d। दिस इज फॉर 9 है ना?
सर 12 वाले के लिए क्या होगी, ए बी सी बार डी बार। 13 के लिए वैल्यू क्या होगी सर, ए बी सी बार डी। सर दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट। क्या ये तुमको ये तो मैंने डायरेक्ट लिखा, क्या इसको मैंने भी मिनिमाइज किया, क्या बेटा इसको मैंने भी मिनिमाइज किया, बिल्कुल मिनिमाइज नहीं किया सर। मैं आई कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ बूलियन अलजेब्रा, लेकिन बेटा ये एक्सप्रेशन बहुत बड़ा है, बूलियन एक्सप्रेशन में टाइम लगेगा। अब तुम देखना केमैप से तुम्हें क्या आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इसी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग केमैप यूज करने वाले हैं। तो अब केमैप पहले कंस्ट्रक्ट करना है। केमैप कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको रूल सभी पता है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो सर यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 4। तो बेटा केमैप कितने सेल्स का बनेगा, केमैप पे कितने सेल्स का बनेगा, 16 सेल्स का केमैप बनेगा। मैं बना लेता हूं। अब नवनीत ध्यान से देखना बेटा, सर मेरा इच्छा ये है कि मैं एबी जो मेरी एमएसबी मेरी बिट्स है एबी, उनको मैं वर्टिकल लूंगा, सीडी को मैं हॉरिजॉन्टल लूंगा, ठीक है। ठीक है सर, एवी की वैल्यू क्या होगी, 0 0, दिस इज 0 1, दिस इज 1 1, दिस इज 1 0, दिस इज 0 0 0 1 1 1 1 0। ये बात सभी को समझ में आई बेटा। अब सर ये वाला सर ये वाला किसके लिए होता है, 0 के लिए, ये वाला किसके लिए होता है, 1 के लिए, ये वाला किसके लिए होता है, 2 के लिए, ये वाला 3 के लिए। सर ये वैल्यू कहां से लिख रहा हूं, कल वाली क्लास में बहुत अच्छे से बताया था, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सर ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या, ये इस सेल का एड्रेस है। बात समझ में आ रही है, ये सेल का क्या है, एड्रेस है। सर ये आपने क्यों लिखा है, मैंने डेसिमल इक्विवेलेंट लिख दिया, थोड़ा कम डिजिट में 0 0 0 0 को लिखने में टाइम बहुत ज्यादा स्पेस चला जाता है ना, इसलिए मैंने इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख दिया है। ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। नहीं अब नवीन ने कहा सर ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, सर ये क्यों, सर आप ऐसा ही क्यों कर रहे हैं। आप तो ऐसा करिए कि आप इस एमएसबी को तो वर्टिकल लीजिए, ओके नवनीत, और इस एमएसबी को हॉरिजॉन्टल लीजिए और एलएसबी को वर्टिकल लीजिए। मैंने उल्टा कर दिया बेटा, ठीक है। इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 0 0 1 1 1 1 0। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 0 0 1 1 1 1 0। अब देखो ध्यान से देखो सर, इसका एड्रेस क्या होगा, देखो एमएसबी तो एबी है आपकी, तो पहले एबी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी 0 0, और एलएसबी क्या है, सीडी की वैल्यू बाद में लिखनी पड़ेगी। इसका एड्रेस क्या होगा, एमएसबी है बेटा आपकी, तो एमएसबी को ही पहले लिखना पड़ता है। एबी की वैल्यू क्या है 0 1, सीडी की वैल्यू क्या है 0 0। सर इस वाले की वैल्यू देखिए सर, यहाँ पे क्या है, आपको पहले एबी लिखना पड़ेगा, एबी लिखना पड़ेगा, और इसकी सीडी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 0 1। इसके लिए एड्रेस क्या आएगा 1 1 0 0। इसके लिए एड्रेस क्या आएगा 1 0 0 0। सीडी एबी इस वाले के लिए एड्रेस क्या आएगा 0 0 0 1। इसके लिए एड्रेस क्या आएगा 0 1 0 1। इसके लिए एड्रेस क्या आएगा 1 0 0 1। इसके लिए एड्रेस क्या आएगा बेटा 0 0 1 1। इसके लिए एड्रेस क्या आएगा 0 1 1 1। इसके लिए 1 1 1 1। इसके लिए 1 0 1 1। इसके लिए 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 और 1 0 1 0। अब इनकी डेसिमल इक्विवेलेंट बेटा वैल्यू रख लेते हैं हम। तो इसके लिए वैल्यू क्या है 0, इसके लिए वैल्यू क्या है 1, इसके लिए वैल्यू क्या है 2, इसके लिए वैल्यू क्या है 3, इसके लिए वैल्यू क्या है 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6, इसके लिए 7, इसके लिए 8, इसके लिए 9, इसके लिए 10, इसके लिए 11, इसके लिए 12, इसके लिए 13, इसके लिए 14, इसके लिए 15। गली मोहल्ला चेंज होगा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ सारी हॉरिजॉन्टल गलियां थी, यहाँ सारी वर्टिकल गलियां आ गई। 0 1 2 3 पहले स्टार्टिंग यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल हो रही थी, ये यहाँ पर वर्टिकल हो रही। इससे ज्यादा कोई चेंज नहीं होगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। वो हॉरिजॉन्टल था, वो वर्टिकल था। बस बात समझे। आप चाहें, आपकी जैसी मर्जी है, आप जैसा चाहें आप ऐसा कर सकते हैं। ये बात बेटा सभी को क्लियर हो गई। मैं जैसे चाहूँ बेटा मैं वैसे उसको अपनी वैल्यूज को पुट करा सकता हूँ, बट जो एमएसबी है वो एमएसबी ही रहेगी। तो जो आप जब एड्रेस की वैल्यू लिखेंगे तो एमएसबी को पहले लेना, एलएसबी को ऐसा मत सोचना कि सर वर्टिकल को पहले लेंगे हम हॉरिजॉन्टल को बाद में लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो एवी अगर एमएसबी है तो एवी एमएसबी ही रहेगी, चाहे तुम उसको हॉरिजॉन्टल पुट कर दो चाहे तुम उसको वर्टिकल पुट कर दो। बेटा दिस थिंग इज क्लियर? बताओ मुझे जल्दी से बताइए, ये चीज क्लियर है सभी को? बेटा ये चीज क्लियर है? ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से, अब ये कह रहे हैं, रूल पढ़ो पहले, कि
SOP यूज करना है तो वन शुड बी प्रेजेंट इन दिस, कंस्ट्रक्ट द के मैप एंड एंटर द वन इन दो सेल इन विच बूलियन फंक्शन वैल्यू इज 1 फॉर SOP। यहाँ SOP एक्सप्रेशन यूज करना तो हमें 1 का यूज करना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं कि जिन जिन सेल के लिए ये एक्चुअली क्या है, 0001 क्या है, के मैप के लिए एक सेल, ये 0011 क्या है, के मैप के लिए एक सेल। जिन जिन सेल के लिए आउटपुट की वैल्यू 1 है, अब उन घरों में आप 1 को रख दीजिए। तो बेटा देखो तुम्हें कौन कौन से तुम्हें सब बेटा 1 को तो 1 करना है। एक M1 में 1 रखना है, मैंने यहाँ पर एक 1 रख दिया। एक M3 में तुम्हें रखना है, यहाँ पे मैंने 1 रख दिया। एक M5 में तुम्हें रखना है, 1 रख दिया। एक M7 में तुम्हें 1 रखना है, ये रख दिया। एक M8 में तुम्हें 1 रखना है, रख दिया। M9 में रखना है, 1 रखना है, ठीक है। M12 में रखना है और M13 में रखना है। बाकी सब जगह क्या रखना है, 0 0 0 0 0 0 0 0। के मैप की फिलिंग करना आ गई बेटा सभी को, बेटा सभी को बेटा के मैप की फिलिंग करना आ गई। के मैप की फिलिंग सभी को समझ में आ गई। जहां जहां ट्रुथ टेबल में आउटपुट की वैल्यू 1 है, वहां वहां सेल में आउटपुट की वैल्यू आपको 1 रखनी पड़ेगी। जहां जहां आपके ट्रुथ टेबल में आउटपुट की वैल्यू 0 है, वहां वहां उस घर में आपको आउटपुट की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। तो सर ये बात तो समझ में आ गई आज से हमें के मैप की, किसी भी के मैप को ट्रुथ टेबल से या किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन से फिल कैसे किया जाता है। चलो ये बात सभी को समझ में आ गई है, तो अब तो फिर कुछ बचा ही नहीं है। अब आगे के रूल्स देखते हैं। नाउ रूल्स कंटिन्यू। ये यशवंत सर की क्लास कितने बजे से, कुछ अभी अपडेट आया है? यशवंत सर की क्लास कितने बजे से बेटा, बताओ जल्दी से मुझे। अभी कोई अपडेट नहीं है तो 12:30 बजे से ही होगी जहां तक, तो अभी अपन 15-20 मिनट और खींचते हैं, ठीक है? ठीक है चलो बेटा, ओके ओके चलो। सर की क्लास 12:30 बजे से होगी जहां तक मुझे पता है। चलो नाउ नेक्स्ट रूल, एग्जामिन द formation of group which are formation of combination of cells which are adjacent to each other containing the ones। मतलब सर हमें सर अब क्या करना है, अब हमें सर ये करना है कि हमें बेसिकली सर वो सेल्स का ग्रुप बनाना है जिनमें वैल्यू जिनके उन घरों के, हमें उन घरों को चूज करना है जिन घरों के अंदर 1 वैल्यू। ये बात सभी को समझ में आ गई? तो सर देखिए एक ग्रुप तो ये बन सकता है, एक ग्रुप सर ये बन सकता है। अभी देखेंगे बना के वो कैसे ग्रुप बनेंगे, वो मैं सब एक एक करके बहुत अच्छे से रूल बता रहा हूं। देखो लुक फॉर नेक्स्ट रूल दोज वंस विच आर एडजस्टेंट। ये पहले 3 रूल ध्यान से देखना पेशेंस के साथ, पढ़ना नहीं एकदम जल्दी मत करना। विच आर एडजस्टेंट टू ओनली वन अदर सेल and form group containing only 2 cells। कौन है ये जो मुझे अभी ये इस टाइम पे ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है? फॉर्म कंटेनिंग कितने से क्लास लेगा? ठीक है, कंटेनिंग सब 12-20, containing only 2 cells and which are not part of any group of 4 or
8 cells, this group of 2 cells is called as pair. ठीक है, ये बात अभी समझ में आई? अभी अभी बिल्कुल अभी तसल्ली से भी बैठो अभी बिल्कुल। अभी मैं 3 रूल जो लिखने जा रहा हूँ बिल्कुल शांति से देखो, उसको बिल्कुल शांति से पढ़ो, उसको रीड करो कि ये 3 ग्रुप की ये 3 क्या है, फिर एक एक करके उनको समझाऊंगा मैं। नाउ द नेक्स्ट ग्रुप, द वंस क्या which result in, एक मिनट मैं अपना ये वॉल्यूम में म्यूट कर रहा हूँ है ना, मैं और लिखता रहूंगा, आप लोग इसको रीड करो है ना, एक मिनट। वर्षा आवाज मैंने बंद करके रखी हुई थी बेटा अभी। चलिए, तो ये 3 रूल्स आप लोगों ने अभी देख लिए। देखो अब इन 3 रूल का मैं मतलब समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो कि आपको बेसिकली 2 सेल के जो हमने ग्रुप बनाए थे, अभी हमने देखा था ना कि m की वैल्यू 1, m की वैल्यू 2, m की वैल्यू 3, अगर m की वैल्यू 1 है तो 2 सेल का ग्रुप बनता है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, पेयर। मैं अगर 4 सेल का ग्रुप बना, अगर m की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू अगर 3 है तो कितने सेल का ग्रुप बनेगा? सुनो, इसमें थोड़ा सा कुछ गलती हो गई है, रुकिए एक मिनट, ये 4 सेल आएगा यहाँ पर। हाँ, ये 4 सेल ही है ना, ठीक है, ठीक है। एक ग्रुप को अगर m की वैल्यू मैं 2 लेता हूं तो कितने सेल का ग्रुप बनेगा? 4 सेल का ग्रुप बनेगा, उसको मैं बोलूंगा क्वाड। अगर m की वैल्यू 3 है तो 8 सेल का ग्रुप बनेगा, उसको मैं बोलूंगा ऑक्टेट, है ना। मैंने वॉल्यूम ऑन कर दिया कि नहीं कर दिया पहले? ठीक है, ओके। तो ये m की वैल्यू जो 3 है उसके लिए जो मेरा ये ग्रुप बनेगा वो बनेगा ऑक्टेट। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सर अगर आपने 2 का ग्रुप बनाया, ठीक है, 2 सेल का अगर आपने ग्रुप बनाया, मैं क्लास खत्म करके जाऊंगा, ठीक 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 ठीक। तो बेटा अगर मैं 2 सेल का ग्रुप बना रहा हूं, अगर मैं 2 सेल का मैं ग्रुप बना रहा हूं तो आपको बेटा ये चीज ध्यान रखनी है कि वो ऑलरेडी किसी 4 सेल का या 8 सेल के ग्रुप का पार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि सर जब भी आप ग्रुप बना रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए सर कि वो किसी बड़े ग्रुप का पार्ट होना चाहिए। और कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगा।
सर अगर आप 4 का ग्रुप बना रहे हैं तो आप सर ये बात ध्यान रखिए कि वो 4 से बड़ा क्या हो सकता है बेटा, m की वैल्यू 2 के लिए क्या बनता है, 4 सेल का ग्रुप बनता है, m की वैल्यू 3 के लिए कितने सेल का ग्रुप बनेगा, 8 सेल का ग्रुप बनेगा। तो मतलब ये कि वो 4 सेल का जो ग्रुप आपने बनाया है वो 8 या 16 या इसके बड़े किसी ग्रुप का पार्ट नहीं होना चाहिए। ये बात बेटा समझ में आपको सभी को आ गई? बेटा ये चीज सभी को समझ में आया? बेटा रूल्स बिल्कुल क्लियर सामने लिखे हुए सभी को, बेटा ये चीज समझ में आ रही है? ओके तो सर हाँ ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गया ना? चलो ठीक। अब ध्यान से यहां पर देखो कि सर मेरा ये जो क्वेश्चन है ऊपर वाला, ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में ग्रुप देखिए मुझे वो वंस देखने हैं जो आपस में एडजेसेंट है। सर ये वन आपस में एडजेसेंट है, ये वन आपस में एडजेसेंट है, ये वन आपस में एडजेसेंट है, ये वन आपस में एडजेसेंट है। सर क्या ये 1 वाला और 3 वाला आपस में ग्रुप बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। सर ये 5 और 7 वाला आपस में ग्रुप बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। सर ये 1 1 1 1 सर ये 4 सेल का सर ये भी तो ग्रुप बन सकता है। ये सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये जो वाला ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला 4 सेल का ग्रुप बन सकता है, ठीक है। पर सर ये छोटे छोटे सर ये दो दो ग्रुप के भी तो ग्रुप बन सकते हैं। एक सर ये बन सकता है, कौन सा, एक सर ये वाले 2 सेल का ग्रुप बन सकता है, एक सर ये 2 वाले ग्रुप सेल का ग्रुप बन सकता है, ये एक ये 2 वाले ग्रुप का बन सकता है, ये एक ये 2 वाले ग्रुप का बन सकता है। ये बात सभी को समझ में आ रही है? ये बात सभी को बेटा समझ में आ रही है? ये बात सभी को समझ में आ रही है बेटा कि आपके यस 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 कि 4 सेल का ग्रुप भी बन सकता है, 2 का भी ग्रुप बन सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आप छोटा ग्रुप बना रहे हैं, सर अगर मैं ये फॉर एग्जांपल सर मैं अगर ये वाला सर 2 का मैं अगर ग्रुप बना रहा हूं तो मुझे ये देखना है कि क्या ये मेरा जो मैंने सेल बनाया है, क्या ये जो मैंने ये जो ग्रुप बनाया है छोटे सेल का, ये किसी बड़े ग्रुप का पार्ट तो नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर आपको ये वाला छोटा ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई सभी को? चलिए ओके नाउ सर एक 4 सेल का ग्रुप सर ये बन सकता है और एक 4 सेल का सर ये भी ग्रुप बन सकता है, एक सर 4 सेल का ये भी ग्रुप बन सकता है। क्या कोई 8 सेल का ग्रुप बन सकता है? सर देखिए सर ये वाला बन सकता है, 4 का ये बना लूं और ये ले जाके 4 का ये बना लूं, क्या ये आपस में एडजेसेंट होंगे? नहीं सर। ये 4 सेल का एक ये ग्रुप बन सकता है, एक 4 सेल का ये ग्रुप बन सकता है। 8 सेल का बनाने के लिए सर 8 सेल बनाने के लिए सर यहाँ पे भी 1 1 होना चाहिए था, लेकिन ये 1 1 यहाँ पे है नहीं, तो ये 8 सेल का ग्रुप नहीं बन सकता। दूसरी चीज सर यहाँ पे मेरे 3 ग्रुप बन सकते हैं, एक 1 1 1 1 बन सकता है, एक ये वाला 4 सेल का ग्रुप बन सकता है और एक ये 4 सेल का ग्रुप बन सकता है। अब अगला रूल देखते हैं, ध्यान से रूल देखना। नाउ नेक्स्ट रूल, overlapping of groups can be possible if they have at least one unique cell. Next point, omit and omit any redundant group. Next point, form the logic sum of all these terms generated by each group. अब देखो ध्यान से, ये अनुपम प्लस 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 बेटा ये क्या है? ये गलती से दब गया बेटा या कुछ ये कुछ कुछ क्वेश्चन लिखना चाह रहे हो? हाँ विकास ओके। देखो बेटा ध्यान से कि सर ओवरलैपिंग पॉसिबल है, इसका मतलब सर क्या है? देखो ध्यान से बेटा सभी लोग इस ऊपर वाले क्वेश्चन में कि सर अगर आपने 4 का ये ग्रुप बनाया, आपने 4 का ये ग्रुप बनाया, यार हाँ
आपने 4 का ये ग्रुप बनाया, एक 4 के ग्रुप की आप ये भी बात कर रहे हो। बेटा बिल्कुल ओवरलैपिंग पॉसिबल है। देखो यहाँ पे क्या है, ये 2 ग्रुप तो इंडिपेंडेंट है, ये 4 ऊपर वाला, ये 4 ऊपर वाला बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये जो आपने वर्टिकल वाला 4 लिया, ओवरलैपिंग हो रही है ग्रुप्स की, बिल्कुल पॉसिबल है। बट ओवरलैपिंग तभी, ओवरलैप्ड वाले ग्रुप सिर्फ तभी लेना कि जिनमें कम से कम एक सेल तो ऐसा हो जो सिर्फ उसका पार्ट हो और किसी का पार्ट नहीं हो। अगर तुम ये वर्टिकल वाला 4 सेल का अगर तुम बेटा ग्रुप ले रहे हो तो तुम देखो ये ऊपर वाले दोनों 1 इसके पार्ट है, ये वाले दोनों 1 इसके पार्ट है। तो अब ये बताओ, ये ऑलरेडी 1 ऑलरेडी एक अलग ग्रुप में ये ऑलरेडी हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं, तो क्या इसको लेने की जरूरत है? नहीं सर, इट इज अ रिडंडेंट ग्रुप। तो क्या होता है कि जब भी तुम बेटा आउटपुट लिखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आउटपुट लिखूंगा, इस ग्रुप के लिए एक टर्म आएगा, इस ग्रुप के लिए एक टर्म आएगा और इस ग्रुप के लिए एक टर्म आएगा, बट ऑलरेडी ये सारे 1 इस वाले ग्रुप में क्रिएट हो गए, ये ऑलरेडी सारे 1 इस वाले में कवर हो गए। तो ये वाले ग्रुप के लिए जब तुम एक एक्सप्रेशन लिखोगी तो वो तो तुम्हारा मिनिमाइज एक्सप्रेशन नहीं होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी सारे 1 तो कवर हो चुके हैं ना। बात समझ में आ रही है? तो आपको सिर्फ ग्रुप वही चूज करने हैं जिनके पास एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट सेल हो जो किसी और ग्रुप में कवर नहीं हुआ हो। बात समझ में आ रही है? अब देखो ध्यान से मेरी समझने की बात को खोलने की कोशिश करो। तुम आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सबसे पहली सर चीज ये है कि मैं पहले मैं अपने नंबर ऑफ वेरिएबल्स को देखकर मुझे मेरे K-मैप का साइज पता पड़ेगा। मैं अभी तो जो पढ़ा है मैं उसकी आपको एक बार कंक्लूजन बता रहा हूँ कि मेरे पास जितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, मुझे उनके नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, उससे मुझे K-मैप का साइज पता पड़ेगा। मेरे नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ 4 थे, मुझे 16 सेल का K-मैप पता पड़ गया। सर ग्रे कोडिंग यूज होती है, आई नो दैट। ग्रे कोडिंग यूज करने से मैं सारे के सारे जो सेल्स है, जो सारे के सारे घर से, उनकी मैं एड्रेसिंग कर दूंगा। ये 0 वाला है, ये 1 वाला, ये 2 वाला, ये 3 वाला, ये 4 वाला, ये 5 वाला, सबका वो कर दूंगा मैं। उसके बाद अगर एसओपी एक्सप्रेशन यूज हो रहा है तो जिन जिन मिनटर्म्स के लिए मेरे आउटपुट की वैल्यू 1 है, उन घरों में मुझे 1 रखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 1 रख दिए सब जगह पर, ठीक है। अब मैं उन 1s को देखूंगा और उन 1s को देखने के बाद मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से 1s अपने आपस में एडजेसेंट हैं, ठीक है। जो 1s एडजेसेंट है उनके हिसाब से मैं ग्रुप बनाने की कोशिश करूंगा। अब सर ग्रुप कैसे बनाया जाए? कि देखो बेटा, तुम क्या करोगे, तुम 2 के ग्रुप बना सकते हो, तुम 4 के ग्रुप बना सकते हो, तुम 8 के ग्रुप बना सकते हो। उन 2 के ग्रुप जो होते हैं उनको मैं पेयर बोलता हूँ, जो 4 का ग्रुप होता है उसको मैं क्वाड बोलता हूँ, जो 8 का ग्रुप होता है ऑक्टेट होता है। अगर मैं 2 का ग्रुप बना रहा हूं तो मुझे ये ध्यान रखना चाहिए कि वो 2 का ग्रुप किसी 4 का या 8 का पार्ट तो नहीं है, ये देखना पड़ेगा। अगर 4 या 8 का पार्ट है तो मतलब नहीं है, आप फालतू में अपने एक्सप्रेशन में एक रिडंडेंट टर्म यूज करने वाले हैं। अगर मैं 4 का ग्रुप बना रहा हूं तो मुझे ये 4 सेल का ग्रुप बना रहा हूं तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या वो अपने से बड़े मतलब 8 या 16 का किसी का पार्ट तो नहीं है, बिल्कुल। अगर मैं 8 सेल का बना रहा हूं तो मुझे फिर ये देखना पड़ेगा कि क्या 16 सेल का तो वो पार्ट नहीं है, बिल्कुल। अगर नहीं है तो मैं बिल्कुल ग्रुपिंग बना कर दूंगा। बट अगर मैंने ग्रुप बनाए हैं, अगर मैंने 8 सेल का मैंने ग्रुप बनाया है तो उसमें m की वैल्यू होगी 3, तो मतलब कि उन 8 सेल में हर एक सेल ग्रुप की डेफिनेशन मैंने ध्यान से देखा था, अपने से 3 सेल के एडजेसेंट होना चाहिए, तभी वो एक वैलिड ग्रुप होगा। मैंने ग्रुप की डेफिनेशन समझाई थी ना, वो ध्यान रखो। और कोई भी चीज अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसका अपना एक रेलेवेंस होगा। अगर मैं 4 सेल का ग्रुप बना रहा हूँ तो मुझे ध्यान रखना चाहिए कि हर एक सेल अपने से 2 सेल के एडजेसेंट होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? अब सर ग्रुपिंग से होगा क्या? देखो बेटा, मैंने तुम्हें ये चीज बताई थी कि जितने ग्रुप होंगे उतने के एक्सप्रेशन निकल के आएंगे, टर्म्स निकल के आएंगे, और उन सारे टर्म्स को मैं एडिशन करा दूंगा तो मुझे एसओपी एक्सप्रेशन मिल जाएगा। दूसरी चीज, मैंने जब ग्रुप बनाना आपको सिखाया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आप 2 टू द पावर m सेल का ग्रुप बनाते हैं तो जो उसके लिए टर्म निकल के आएगा उस टर्म में n माइनस m वेरिएबल होंगे। व्हाट इज n? n इज द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और m जितने का आपने वो बनाया है, क्या बनाया है? ग्रुप बनाया है। अगर मैंने 4 सेल का बेटा ग्रुप बनाया है इस वाले क्वेश्चन में, तो m की वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितनी है? 4। तो मतलब इस 4 वाले सेल के लिए, इस 4 वाले एक ग्रुप के लिए, क्वाड के लिए जो एक टर्म निकल के आएगा उसमें कितने वेरिएबल्स होंगे? 2 वेरिएबल्स होंगे। अगर ये वाला 4 सेल का मैंने ग्रुप बनाया है तो इसके लिए सर एक जो मेरा टर्म निकल के आएगा वो टर्म में क्या होता है? फॉर्मूला n माइनस m। n की वैल्यू है 4, m की वैल्यू है 2, तो मतलब 2 वेरिएबल्स का एक टर्म निकल के आएगा। ये जो 2 टर्म आ गए और इन दोनों टर्म का मैं क्या कर दूंगा? एडिशन कर दूंगा, वही मेरा आउटपुट हो जाएगा। तो तुम ये देखो ध्यान से कि सर यहाँ पे इतने सारे टर्म्स थे
और केमैप को सॉल्व करने के बाद में मुझे बिना किसी फॉर्मूले को लगाए हुए या बिना किसी रूल को लगाए हुए, बिना किसी बुरे लॉ को लगाए हुए मेरे पास एक्सप्रेशन आया जिसमें दो टर्म्स हैं, और दोनों टर्म के पास ये तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स होंगे, 2 वेरिएबल होंगे, यहाँ पे कितने वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल होंगे। ये बात बेटा सभी को समझ में आ गई? बेटा ये बात सभी को समझ में आ गई? बेटा ये बात सभी को समझ में आ गई? केमैप का बेटा यूज समझ में सभी को आ गया? ठीक है, तो तुमको ये बात समझ में आ रही है सर कि ओके बेटा, ओके बेटा, कि सर मुझे ये बात समझ में आ रही है सर कि अगर मैं 2 का ग्रुप बनाता, एक बार ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो, अगर इस क्वेश्चन में मैं 2 सेल का मैं अगर ग्रुप बनाता, तो तुम मुझे बताओ कि इसके लिए इस ग्रुप के लिए एक्सप्रेशन कितने का आता, n माइनस m। यार ये क्या हो रहा है? हाँ, अगर सर मैं 2 सेल का ग्रुप बनाता तो बेटा मुझे मेरे यहाँ पे जो टर्म निकल के आता उस टर्म की वैल्यू क्या होती? उस टर्म की वैल्यू क्या होती बेटा? उस टर्म में कितने वेरिएबल होते हैं? n की वैल्यू होती 4, यहाँ m की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 टू पावर 1 है इक्वल टू 2 सेल, तो कितने का एक्सप्रेशन आता? 3 वेरिएबल का एक टर्म आता मेरे पास में। तो तुमको ये बात समझ में आई है सर कि मुझे अगर कोई मिनिमाइज एक्सप्रेशन बनाना है, तो तुम मुझे बताओ, अगर मुझे कोई मिनिमाइज एसओपी एक्सप्रेशन बनाना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? छोटा से छोटा मिनिमाइज एक्सप्रेशन बनाना तो उससे सर क्या कंडीशन होनी चाहिए कि सर पहले तो टर्म्स कम होने चाहिए, बात समझ में आ रही है? टर्म्स कम होने चाहिए, और फिर जो टर्म्स कम होने चाहिए, और जो टर्म्स आ रहे हैं उनके अंदर वेरिएबल्स की वैल्यू कम होनी चाहिए। ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि ऊपर से जा रही है? फिर से मेरी बात समझने की कोशिश करो कि सर मुझे अगर कोई एक एक्सप्रेशन, हाँ सपना m विल बी इक्वल टू, बेटा मैं बताऊंगा वाला कंडीशन ही बताऊंगा अभी, कि अगर मुझे कोई एक मिनिमाइज्ड एसओपी एक्सप्रेशन बनाना है, अगर मुझे एक मिनिमाइज्ड एसओपी एक्सप्रेशन बनाना है, तो सर एसओपी एक्सप्रेशन में 2 चीजें होती हैं सर। एक तो नंबर ऑफ टर्म्स, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर, इस वाले क्वेश्चन को देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर मैं बात करूं इसकी, इस वाले देखो, अगर इस वाले में एसओपी एक्सप्रेशन की बात करूं तो बेटा ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर ऑफ टर्म्स है। अब मुझे इसको मिनिमाइज करना है तो पहले तो सर ये टर्म्स कम होने चाहिए, और फिर ये जो टर्म है इनके अंदर वेरिएबल्स कम होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये बात सभी को समझ में आ रही है कि सर मुझे अगर नंबर ऑफ टर्म्स कम बनाने हैं, मुझे अगर एक मिनिमाइज एसओपी एक्सप्रेशन बनाना है, तो मेरे एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कम होने चाहिए, और टर्म्स जो है वो बिल्कुल छोटे से छोटे होने चाहिए। ये पहले कमेंट सेक्शन बताओ, दिस थिंग इज क्लियर और नॉट एवरीवन? क्या हुआ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? स्क्रीन शो नहीं हो रही है, अभी स्क्रीन शो हो जाएगी। अभी नोटपैड की टेंशन छोड़ो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना सभी को? हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मुझे एक मिनिमाइज एसओपी एक्सप्रेशन बनाना है, यस, अगर मुझे एक मिनिमाइज एसओपी एक्सप्रेशन बनाना है, तो मिनिमाइज एसओपी एक्सप्रेशन बनाने के लिए, ये मिनिमाइज एसओपी एक्सप्रेशन बनाने के लिए, वेट अ मिनट, ये आज गूगल मीट इतना ज्यादा परेशान कर रहा है, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। अब सभी को स्क्रीन शो हो रही है? पहले ये बताओ जल्दी से मुझे, जल्दी 5 मिनट की क्लास रह गई, जल्दी बताओ सभी को स्क्रीन शो हो रही है? ओके चलो ठीक है, अब ठीक है। अब मुझे ये बात बताओ कि मिनिमाइज, जो मैं बात समझाने चाह रहा हूँ उस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। मिनिमाइज्ड एसओपी एक्सप्रेशन बनाने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम, और हर एक टर्म के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स क्या होने चाहिए, कम से कम। नंबर ऑफ टर्म्स कम से कम होने के लिए उस हर एक टर्म के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, कम। अब देखो ध्यान से, और नंबर ऑफ वेरिएबल बनाने के लिए सर किसी भी ग्रुप के लिए नंबर ऑफ वेरिएबल होता है n माइनस m। तो सर मुझे ये बात समझ में आ रही है कि अगर ये बात मैं केमैप के अंदर मैप करना चाहूं, तो नंबर ऑफ हर एक ग्रुप के लिए एक टर्म आता है, तो सबसे पहली चीज सर ग्रुप कम से कम बनने चाहिए। मतलब ये सर कि मुझे ग्रुप बनाने हैं, अब सर मेरे आउटपुट की वैल्यू फॉर एग्जांपल 8 सेल के लिए 1 है, तो मुझे 8 के 8 1 को कवर करनी है।
अब इन आठों वन को कवर करने के लिए फॉर एग्जांपल मुझे ग्रुप बड़ा से बड़ा लेना चाहिए सर, तभी होगा। अगर मैंने चार की मैंने बड़े बड़े ग्रुप ले लिए तो 2 ही ग्रुप में हो जाएगा सर। अगर मैंने 2 के ग्रुप लिए तो सर मुझे कितने सर वन लगेंगे सर, मुझे सर वन लग जाएंगे, कितने ग्रुप लग जाएंगे, 4 ग्रुप लग जाएंगे। अगर मैंने 8 सेल का अगर सर एक मैंने सर ग्रुप ले लिया तो एक ही ग्रुप लगेगा, जितने ग्रुप उतने नंबर ऑफ टर्म्स। तो सर ये बात तो समझ में आ गई कि नंबर ऑफ टर्म्स को कम से कम करने के लिए ग्रुप बड़ा से बड़ा लेना है। ये बात समझ में आ गई। अब सर बड़े से बड़े ग्रुप अगर लेंगे और कम से कम ग्रुप लेनी है, ये बात तो समझ आ गई। अब सर बड़ा से बड़ा अगर आप ग्रुप लोगे तो m की वैल्यू उतनी बड़ी होगी, तो उसमें एक्सप्रेशन का जो टर्म निकल के आएगा उसके अंदर वेरिएबल्स क्या होंगे, कम होंगे। तो सर आज से मुझे 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल केमैप के लिए समझ में आ गया। पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल ये कि केमैप में अगर मैं जब भी मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं तो मुझे इस तरीके से मुझे वंस को ग्रुपिंग के अंदर करनी है कि मेरे नंबर ऑफ ग्रुप कम से कम बने, और जो ग्रुप बन रहा है उसका साइज बड़ा से बड़ा होना चाहिए। सर नंबर ऑफ ग्रुप अगर मेरे कम से कम बनेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कम आएंगे। तो इसका मतलब सर क्या, ये जो फालतू के ये जो रिडंडेंट ग्रुप जो मैं ले रहा था ना, थर्ड वाला वर्टिकल जो ग्रुप ले रहा था वो नहीं लेना है। आपके वन कवर हो जाए, बंद हो जाइए। दूसरी चीज, नंबर ऑफ मैंने ग्रुप कम से कम लिए, अब मुझे इस तरीके से ये ग्रुप बनाने हैं कि उनका जो साइज है वो बड़ा से बड़ा होना चाहिए। साइज अगर बड़ा से बड़ा होगा तो उस ग्रुप के लिए जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा उसके अंदर वेरिएबल्स होंगे n-m। जितना बड़ा वो ग्रुप उतना बड़ा m, उतना ही छोटा n-m, जिससे कि मेरा जो एक्सप्रेशन का जो साइज है, जो टर्म का जो साइज है, टर्म के अंदर जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे वो मेरे कम से कम है। अब जल्दी से पहले तो मुझे ये बता दो कि ये चीज सभी को समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो ये बात समझ में अगर आपको तो 2 ग्रुप। अब सर ये तो समझ में आ गया कितने नंबर ऑफ ग्रुप लेने हैं, क्या कैसे लेना है। अब तो बस एक चीज छोटी सी चीज और बता दीजिए कि टर्म कैसे लिखना है। तो आप देखो, व्हेन वन और मोर देन वन वेरिएबल appear in both complemented and uncomplemented form, within a group, then the variable is eliminated। अभी समझा रहा हूं बेटा। The term corresponding to that group, 2 रूल होते हैं बेटा टर्म लिखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, वेरिएबल्स दैट आर सेम for all the cells of group, for all the cells of group must appear in term corresponding to that group। समझने की कोशिश करो, देखो ध्यान से। सर मुझे इस वाले ग्रुप के लिए टर्म की वैल्यू लिखनी है, तो देखो बेटा इस वाले ग्रुप में कितने वेरिएबल्स हैं, ए बी सी डी। एक एक वेरिएबल को सारे ग्रुप के सेल्स के लिए देखिए। अगर कोई वेरिएबल अपने दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है, बेटा दोनों फॉर्म कौन सा है, ए और ए बार दोनों में। सर एसओपी एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं तो इस वाले यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए बार। यहाँ पे अब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा, ए बार है, ये ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 1, तो ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब देखो ध्यान से, सर इस वाले सेल के लिए ये वाला जो सेल है, इस वाले सेल के लिए ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ए बार। इस वाले सेल के लिए ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ए बार। इस वाले सेल के लिए ए की वैल्यू क्या आएगी, ए बार। इस वाले सेल के लिए वैल्यू आएगी ए बार। तो मतलब ये रूल समझने ध्यान से कोशिश करो, कोई एक वेरिएबल सारे ग्रुप के सेल्स के लिए अगर उसकी वैल्यू सेम होती है तो उस वेरिएबल को कंसीडर करना है।
अगर वो वेरिएबल अपने दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब कि ए बार में भी प्रेजेंट है और ए इक्वल टू 1 में भी प्रेजेंट है, मतलब ए में भी प्रेजेंट है, उस वैल्यू को एलिमिनेट करना है। इन सारे सेल्स के लिए ए की वैल्यू आप चेक करो कि इस वाले सेल के लिए ए की वैल्यू क्या है, ए बार, इस वाले सेल के लिए ए की वैल्यू क्या है, ए बार, इस वाले सेल के लिए ए की वैल्यू क्या है, ए बार, इस वाले सेल के लिए वैल्यू क्या है, ए बार। तो ए बार की वैल्यू सेम रही ए बार, तो ए बार को कंसीडर करना है। बी की बात करो, बी इस वाले सेल के लिए क्या है, बी बार, इस वाले सेल के लिए बी की वैल्यू क्या है, 1, मतलब बी। तो देखो बी दोनों फॉर्म में आ गया, बी बार में भी आ गया, बी में भी आ गया, बी को कंसीडर नहीं करना। इस वाले एक्सप्रेशन के लिए देखिए सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये दिस इज सी, सी बार डी, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, सी डी। तो देखो ध्यान से कि सर इस वाले सेल के लिए वैल्यू क्या है, सी की, सी सी बार, इस वाले सेल के लिए सी की वैल्यू क्या है, 1, तो सी, तो सर दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है, सी को कंसीडर नहीं करना। डी के लिए, डी की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, 1, डी की वैल्यू इस वाले सेल के लिए वैल्यू क्या है, 1, डी के लिए इस वाले सेल के लिए वैल्यू क्या है, 1, डी के लिए इस वाले सेल के लिए वैल्यू क्या है, 1, मतलब डी अपने से डी वाले फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो मतलब इस वाले सेल के लिए जो टर्म निकल के आया दैट इज ए बार डी। बात समझ में आ रही है? दो वेरिएबल का टर्म बनना था। ये सभी को समझ में आया बेटा? कितने को नहीं समझ में आया ये चीज? बिल्कुल ऑनेस्टली बताओ, मैं फिर से सब चीज को मैं एक बार रिपीट करूंगा।